हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड का बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो खुद के बारे में बता रही होती है कि किस तरह उसकी माँ सिर्फ अल्कोहल के लिए उसको किस तरह मारती रहती है। और अभी वो अपने जख्मों पर ट्यूब लगाने के बाद बैंडेज कर रही होती है। जैसे उसके डैड आते हैं तो अपने डैड को देखकर पूछने लगते हैं कि डैड, जब मॉम मुझे अब मार रही होती है तो आप बस खड़े होकर देखते क्यों रहते, उन्हें रोकते क्यों नहीं है। तो उसके डैड इस बात पर कहता है कि जब तुम्हारी मॉम तुम्हें खुद मारती है, तुम उसका ब्लड हो, तो मैं वहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कितना रोक सकता हूँ। ये कहकर उसके सामने से उसकी मॉम को खींच कर लेकर जा रहे होते हैं। बाहर जाकर शूज पहनाते और फिर उठाकर घर से ही बाहर ले आते हैं। और घर से बाहर जैसे ही लेकर आते हैं तो साथ में ही सीढ़ियाँ होती है जो काफी ज्यादा ही होती हैं। उन सीढ़ियों को देखते हुए अपनी वाइफ को नशे की हालत में वैसे ही फेंक देता ताकि वो अपने आप को संभाल भी ना पाए और उससे जान भी छूट जाए। अब गिरने की आवाज तो आजिन को भी आती है, इसलिए वो बाहर देखने के लिए आती है और मॉम को गिरा हुआ देखकर डैड से पूछने लगती है कि आपने इन्हें गिराया है ना। उसकी बात सुनकर उसके डैड उसके पास बैठकर उसे कहते हैं कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसी वजह से खुद गिर गई है। पर वो अपने डैड से कहने लगती है कि डैड, आप भी मॉम से तंग आ गए थे ना, इसलिए आपने ऐसा किया है। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि अब से तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा और तुम्हारे लिए मैं न्यू मॉम भी लेकर आऊंगा जो इस मॉम से बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। और अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा जो तुम्हारी मॉम के साथ किया है, यहाँ से तुम्हें भी फेंक दूंगा। ये कहकर उसके डैड तो वहाँ से चले जाते हैं। पर ये अपनी मॉम के पास अम्ब्रेला लेकर आती तो है और अभी तक उसकी मॉम को होश होती, इसलिए इसकी जाती के पाँव पकड़कर बोलती है कि 911 को कॉल करो। बट ये अपना पाँव छुड़वा कर वहाँ से चली जाती है और 911 को कॉल नहीं करती। अब ये तो इसका बचपन था। फिर हमें आजिन दिखाई जाते जब ये बड़ी हो जाती और एक्ट्रेस बन चुकी थी और बहुत ही ज्यादा फेमस एक्ट्रेस होती है, बहुत से इसके फैंस होते हैं। बट किसी को ये नहीं पता होता कि ये एक साइको है, ऐसी साइको जो लड़कों को सिर्फ मैनिपुलेट करती है और मैनिपुलेट करके अपनी काम निकलवाती है। ये दूसरों से अपने काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानती है, खुद कभी भी किसी काम में नहीं आती और ना ही किसी चीज में इसका नाम आता है। यहाँ तक कि बहुत से इसने मर्डर्स भी कर दिए थे, पर अभी तक उन मर्डर्स के बारे में किसी को नहीं पता था कि वो इसलिए किए हैं। ये तो सबकी नजर में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब वैसे हम इसके हाई स्कूल के टाइम में चले जाते 2016 में, जहाँ पर ये अपनी क्लास से बिल्कुल अलग बैठी होती है, चुप करके अपना पढ़ रही होती है, जबकि पूरी क्लास टीचर की बर्थडे के लिए खुश हो रही होती क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा सरप्राइज भी उनके लिए अरेंज किया हुआ था। और वैसे स्कूल के बाहर कार दिखाई जाती जो अभी अभी स्कूल में आई थी और यहाँ पर इनकी होमरूम टीचर भी क्लास में जैसे आते हैं तो उनको उनका सरप्राइज दिया जाता है, उनके सामने केक किया जाता है और विश करने को बोला जाता है। जैसे ही वो केक के सामने विश कर रही होती है वैसे ही वहाँ पर उनके हस्बैंड आ जाते और आकर एक थप्पड़ लगाते और साथ ही साथ पिक्स पूरी क्लास के सामने नीचे फेंक देते हैं कि ये क्या है, क्योंकि उनके पास उनकी वाइफ की चीटिंग की पिक्स आ चुकी थी। सब बच्चे भी उन पिक्स को देखने लगते हैं तो ये जल्दी से उन पिक्स को इकट्ठे करके प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गई थी और उनके पास भी ये सब पिक्स आ चुकी थी। इसी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि बहुत से बच्चों के पेरेंट्स की कंप्लेन आ चुकी थी कि किस तरह की ये होम रूम टीचर उनके बच्चों को दी गई है। अब वो काफी एम्बेरस होती प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकलती जहाँ पर काफी टीचर्स होते हैं, पर किसी को ये नहीं बुलाती बल्कि चुप करके बस अपना जा रही होती। यहाँ तक के बाहर जाते जाते बैलेंस भी नहीं कर पाती, गिर जाती है। इससे पहले उठती आजिन उनके पास आती और उनसे पूछने लगती है कि कैसा लगा आपको मेरा बर्थडे का गिफ्ट। यह सुनकर तो टीचर की आंखें खुली की खुली रह जाती क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि उन्हीं के स्टूडेंट ने उनके साथ ऐसा किया है, पर वो कुछ कहने के काबिल नहीं थी, इसलिए चुप करके वहाँ से चले जाते। और ये तो वहाँ से जाती है पर आजिन की अब न्यू टारगेट जो अंदर आ रही होती जिसका नेम सियोंग हुई होता है और वो सबसे आकर पहले रिजल्ट देखते, रिजल्ट में फर्स्ट पर नेम आजिन का होता है। ये देखते वो गुस्से में आ जाती और टीचर से जाकर पूछती है कि उसके और मेरे नंबर अगर सेम है तो फर्स्ट पर उसका नेम क्यों है। तो मैम कहती है कि उसके 8 में अच्छे मार्क्स आए थे और थोड़ा सा मार्क्स में डिफरेंस होने की वजह से तो फर्स्ट पर नहीं हो बल्कि वो फर्स्ट पर है, और वैसे भी दोनों अगर फर्स्ट पर हो तो मसला किस चीज में है। ये कहकर मैम ने उसे चुप करवा दिया था। अब इस बात से उसे 1 महीने पहले का सीन याद आता है। उसने क्लास में पहले से ही इसको आर्ट सर के साथ देखा था और अभी इससे पहले उन लोगों की बातें सुनती वहाँ पर हमारा मेन लीड जुनसियो आ जाता है जो आकर इसे पूछे लगता है कि यहाँ पर अभी तक क्या कर रही हो। तो उसे कह देती है कि मेरा अम्ब्रेला अंदर है, मैं वो लेने के लिए आई थी। तो कहता है कि अंदर तो कुछ भी नहीं है, मैंने अम्ब्रेला नहीं देखा। तो कहती है कि क्या मतलब, मेरा अम्ब्रेला किसी ने चोरी कर लिया। तो कहता है कि हाँ। ये सुनते हुए कहती है कि फिर मैं अंदर देखने के लिए खुद भी जा रही हूँ। ये कहकर जैसे जाने लगती है तो वो इसे पकड़कर लेकर जाने लगता है कि काफी टाइम हो गया, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये कहकर साथ में ले गया था और ये चुप करके उसके साथ चली जाती है। वैसे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सियोंग हुई आजिन के सामने जाकर बैठ जाती है। पहले तो उसके कान से हैंडफ्री निकालती और फिर उससे कहने लगती है कि तुम सबके लिए एक मॉडल स्टूडेंट हो, पर तुम आर्ट टीचर के साथ क्या करती क्लासरूम में। ये बात सुनकर आजिन उसे कहने लगती है कि तुम लोगों की लाइफ में काफी इंटरेस्ट रखती हो, तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं मूवी में वो सबसे पहले मारे जाते हैं। वो जिस तरह जिस एटीट्यूड के साथ वो आंखें दिखाकर इसे बात कह रही होती है, ये तो 1 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखकर डर जाती है और फिर उसके बाद तो इसके अंदर बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं होती और ये भी हैंडफ्री लगाकर वापस से अपना काम करने लगती है। अब क्लास में फर्स्ट पोजीशन वाली बच्ची बताई जाती है जिसका नेम आजिन होता और सभी बच्चे उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। और डिबेट कंपटीशन में इस क्लास के 2 बच्चे होते हैं जिनका नेम मैम सबके सामने अनाउंस करती है। एक तो जुनसियो और दूसरी सियोंग हुई होती है। पर जुनसियो अपनी जगह से खड़े होकर मैम से बोलता है कि मैं अपनी जगह आजिन को
देना चाहता हूँ। ये सुनकर मैम उससे पूछने लगती है कि इतने अचानक से तुम उसे अपनी चीज क्यों देना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि ऑलरेडी मैंने एक तो विन किया हुआ है, तो जब मैं उसके थ्रू भी नेक्स्ट टाइम एडमिशन लेना चाहता हूँ वहाँ ले सकता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है दूसरा भी विन करने की, इसलिए मैं आजिन को देना चाहता हूँ। आजिन भी कहते हैं कि जी मैम मुझे भी कोई इशू नहीं है, मैं इसकी जगह ले सकती हूँ। ये तो मुंह खोलने पर उन दोनों को देख रही होती, उसे तो अपने कानों पर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता, पर क्या ही कर सकती थी। अब सभी के साथ उन्होंने प्लान करना होता है कि किस तरह पार्ट ए कौन करेगा और पार्ट बी कौन करेगा, यही सारी प्लानिंग बता रही होती है। उसकी प्लानिंग को सुनने के बाद आजिन कहती है कि क्या पहले भी आप लोग इसी तरह सब कुछ खुद ही अरेंज कर लेते हो। तो वह कहते हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छी लीडर है, तो ये जैसा कहती है हम वैसा कर लेते हैं। पर वो कहने लगती है कि पार्ट बी जो ये अकेले करना चाहती है वो सब में करना चाहिए, सब लोगों को उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट लेना चाहिए। इसकी ये बात सुनकर वो कहती है कि ठीक है चलो तुम जैसा कह रही हो वैसा कर लेंगे, कल इसके बारे में बात करते हैं। ये सुनते ही आजिन खुश हो जाते हैं कि थैंक यू, पर इससे आजिन की बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ तक कि इसकी मॉम इसे रिसीव करने के लिए भी आती है, तो ये काफी मूड खराब के साथ आती है। तो उसकी मॉम उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ, क्या तुम आजिन लड़की की वजह से गुस्से में हो, उसने तुम्हारी पोजीशन ले ली। तो वो अपनी मॉम को देखते हुए उनसे पूछते है कि मुझे ये बताएं वो कौन से ट्यूटर से पढ़ रही है। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तो ऑर्फन है, उसके पास तो यहाँ पर देने के लिए पैसे नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो किसी ट्यूटर से पढ़ रही होगी। ये बात तो उसके लिए न्यू थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो ऑर्फन है, और इसी बात से वो सोच लेती है कि उसने आगे क्या करना है। जबकि हमें इधर जुनसियो दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग पर पहुंचकर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आता है, जहाँ पर किसी और का घर नहीं होता बल्कि आजिन का घर होता है। वो बाहर से विंडो से खड़े होकर देखने लगता है उसको अंदर, और देख देख कर स्माइल कर रहा होता है। वो भी अपने आप को मिरर के आगे देख रही होती है। वो जैसे इस तरफ देखती है तो ये फौरन से पीछे हो जाता है और वहीं पे बैठ के अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर जब अपनी आंखें खोलता है तो उसका सर आजिन के गोद में होता है। आजिन उसे कहने लगती है कि काफी टाइम हो गया है तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए, पर उसने आजिन का हाथ ही पकड़ा हुआ था और कहने लगता है कि यहाँ पर मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ इसलिए मुझे अभी नहीं जाना। तो वो स्माइल कर देती है और उसे अब वापस जाने का नहीं बोलती, और फिर उससे उसके नोट्स मांगती है। तो वो फौरन से बैग से निकाल कर अपने नोट्स उसे दे देता है। अब जैसे वो उसके नोट्स को ओपन करती है तो उसमें एक लेटर होता है जिसे ये ओपन करके देखने लगती है, और उसी टाइम पर जुनसियो किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है जो कोई और नहीं होती बल्कि सियोंगू ही होती है। वो उससे पूछी होती है कि क्या तुम्हें आजिन ने बोला था कि तुम उसको अपनी चीज दे दो। तो वह कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुद दी थी। पर वो उसे आगे भी क्वेश्चन कर रही होती है बट वो मना कर देता है कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, बाद में करता हूँ, ये कहकर उसके कॉल कट कर देता है। और साथ में सियोंगू के लेटर को पढ़ रहा होता है। उसे कहते हैं कि वो इस तरह की चीजें भी तुम्हें लिख कर देती है। तो वो कहता है कि तुम इतना गौर करके उसके लेटर को क्यों पढ़ रही हो, फेंक दो ना। पर वो उसे कहते हैं कि नहीं तुम्हें इसका रिप्लाई देना चाहिए, क्या मैं तुम्हारी जगह पर इसका रिप्लाई दे दूं। तो वो उसे कहता है कि हाँ दे दो, उसे कोई इशू ही नहीं था इस चीज से। अब नेक्स्ट डे आजिन जब स्कूल आती है तो उसे पता लगता है कि हर जगह पर उसके ऑर्फन होने की बात फैल चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी फ्रेंड जब उसे मिलती है तो वो भी उससे यही बात कहने लगती है और बताती है कि किस तरह पूरे स्कूल को तुम्हारी ये बात पता लग चुकी है। अब ये चुप करके क्लास में बैठी होती है जबकि सियोंगू अपनी फैमिली के बारे में अपनी दोस्तों को बता रही होती है कि ये मेरे डैड है और ये मेरी मॉम है। वो सबको बता देती है कि उसके डैड बहुत ही ज्यादा फेमस है, यहाँ तक कि सब लोगों ने उनको टीवी पर भी देखा हुआ था और उसकी मॉम भी बहुत प्यारी थी। पर ये तो उन लोगों की बातें सुनते हुए बस जुनसियो को सोए हुए देख रही होती है, जबकि जुनसियो आजिन को देख रहा होता है। आजिन को अपनी सब बातें याद आती है कि किस तरह उसकी मॉम उसको मारा करती थी और उसके बाद अपनी बेटी से सॉरी कर रही होती थी मारने की वजह से। अब सियोंगू इससे आकर पूछे लगती है कि मैंने सुना है तुम्हें डिबेट से निकाल दिया गया है, और सच में अभी अभी उसे मैम से पता लगा था कि उसे निकाल दिया गया, वो भी कुछ बच्चों के पेरेंट्स की वजह से। पर वो उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसे पूछते है कि क्या तुम जुनसियो को लाइक करती हो। ये बात सुनते वो शौक होकर से देख रही होती है कि इसे कहाँ से पता चला। तो वो उसको लेटर देते हुए कहती है कि उसने बोला था कि तुम्हें दे दूं। तो वो लेटर को उसके सामने ओपन करके देखती है जिसके ऊपर रेड पेंसिल से लिखा होता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता और अब इस तरह की हरकतें करना छोड़ दो। अभी उसे इस लेटर पे गुस्सा आ ही रहा होता है, वैसे साइड से एक लड़की आकर उसे बताती है कि तुम्हें होमरूम टीचर बुला रही है। होमरूम टीचर सभी डिबेट्स वाली तीनों बच्चों को बुलाकर उन्हें बताते हैं कि हमारे स्कूल को इस डिबेट से निकाल दिया गया है, ये हेड की तरफ से हमें कहा गया, और हेड ने ये भी बोला है कि वो ये नहीं बताएंगे कि किस वजह से ऐसा हुआ है, कुछ प्राइवेसीज की वजह से। अब ये सुनने के बाद वो बाहर आकर उन्हीं दोनों लड़कियों के साथ मोबाइल पर आर्टिकल देखने लगती है जिस पर साफ साफ ये लिखा हुआ था कि कुछ बच्चों के पेरेंट डिबेट के लिए पैसे देकर कह रहे थे कि हमारी बच्ची जीते। ये सब बातें उस पर लिखी होती है। इस पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी माम को वॉशरूम में जाकर कॉल करके कहती है कि मुझे पता है कि ये किसने किया होगा, पर जिसने किया उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। जो कोई मेरी लाइन क्रॉस करता है वो कभी भी इस दुनिया में खुश नहीं रह सकता। अब वैसे पीछे से आजिन आ जाती और कह लगते है कि जो तुम्हारी लाइन क्रॉस करता है तुम उसके साथ क्या करती हो, क्योंकि तुमने भी तो आखिर मेरी लाइन क्रॉस किया ना, मेरे बारे में सबको बताया कि मैं ऑर्फन हूँ, ये र्यूमर तुमने ही फैलाया है ना। तो वह कहती है कि हाँ तो तुम ऑर्फन हो नहीं, मैंने तो सुना है कि गवर्नमेंट की तरफ से तुम लोगों को राइस पे दिए जाते हैं और मुझे लगता है कि वो राइस तुम्हें मेरे जो डैड टैक्स पे करते हैं उसी से दिए जाते होंगे। ये सुनकर वो उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है और इसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और सबसे पहले क्लास में जाकर उसकी नोटबुक को ओपन करके अपने लेटर के साथ हैंड राइटिंग मैच करने लगती है और सच में उसकी हैंड राइटिंग लेटर में लिखे वर्ड से मैच हो जाती है। अब ऐसी आजिन दिखाई जाती है जो किसी को अपने मोबाइल से मैसेज कर रही होती है अपना कुछ काम करवाने के लिए, और वो
लड़का भी हमारा सेकंड मेन लीड होता है जिसका नेम जायो होता है और वो यहाँ पर आजिन का काम करने के लिए आ गया था। और आजिन जो ये मैसेज करके जैसे बाहर निकलती है तो आगे से सियोंगू इसका पहले से वेट कर रही होती और पानी की बाल्टी उसके ऊपर फेंक देती और बाल्टी को भी साइड में फेंकने के बाद उसको अच्छे खासी बातें सुनाकर उसकी औकात दिखाकर वहाँ से चली गई थी। जबकि यहाँ पर जायो दिखाया जाता है जो अपने क्लासरूम के पेरेंट की शॉप पर आया था। उसकी मॉम तो उससे बहुत अच्छे से बात कर रही होती है पर वो बताते है कि आपके बेटे ने मुझसे पैसे लिए तो अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं दिए जो 1.5 लाख वॉन है। तो वो पूछती है कि मेरे बेटे ने, तो कहता है कि अगर अभी भी यकीन नहीं है तो ये कहते हुए उसके सामने एक पेपर करता और फिर हाथ लगाने से पहले अपना पेपर अपने पास वापस रख लेता है और बताता है कि उस पर इंटरेस्ट डालकर 3 लाख वॉन हो चुके हैं। अब आप ये बताएं कि आपने मुझे वो पैसे देने हैं या नहीं देने। ये बात वो मैम की आंखों में आंखें डालकर बोल रहा होता है। और इधर क्लास में जुनसियो दिखाया जाता है जो सोया होता है पर उसे कुछ अजीब लग रहा होता है। वो सबसे पहले आंखें खोलकर आजिन की चेयर की तरफ देखता है पर वो चेयर तो बिल्कुल खाली होती है। और वैसे आजिन क्लास में आती और सर से कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई, पर वो पूरी की पूरी भीगी होती है यहाँ तक कि उसकी शर्ट के थ्रू सब कुछ नजर भी आ रहा होता है। ये देखते सबसे पहले टॉवल निकाल कर उसके ऊपर देता है और सर से बोलता है कि मैं इसे नर्स ऑफिस लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर अपने साथ वहाँ से ले जाता है। अब जिस साइड से वो उसे लेकर जा रहा होता है उसी साइड से जायो भी बारिश में भीगते हुए अंदर आता है। सबसे पहले अपने एयरबड्स उतारता है और इसे इस तरह जाते हुए देखकर पूछने लगता है कि तुम क्यों भीग गई हो, ऐसा लग रहा है कि बारिश में मैं नहाया नहीं हूँ बल्कि तुम नहाई हो। वो जब बोले जा रहा होता है तो जुनसो कहने लगता है कि हमने कहा था ना कि हम एक दूसरे से यहाँ पर स्कूल में बात नहीं करेंगे। तो ये बात सुनते हुए जुनसो को पकड़कर पूछने लगता है कि तुम होते कौन हो मुझ पर ऑर्डर चलाने वाले। पर आजिन जो जायो को देखते हुए कहती है कि अपने एयरबड्स को अच्छे से संभाल कर रखना, उन पर नजर रखना। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। और वैसे हमें एयरबड्स का सीन दिखाया जाता है कि असल में एयरबड्स की क्या स्टोरी है। उसने एक बार जायो को क्लास में चोरी करते हुए देख लिया था पर यह बात जायो के बारे में किसी को भी नहीं बताई बल्कि जायो को अपने काम के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। और जायो को भी पता था कि वो इस तरह तो बेमतलब तो उसे नहीं छोड़ने वाली, उससे कोई ना कोई काम होगा, इसी वजह से तो किसी को बताया नहीं। तो उसने भी इसको अपना बॉस मान लिया था और अभी भी वो उसी के साथ ही मैसेज पर बात कर रहा होता है। वो उसे कहती है कि यहाँ पर मिलने के लिए आ जाना, जैसे ही मैं नर्स से फ्री होती हूँ वहीं पर आऊंगी। पर पास में सर ने उसकी डायरी को पकड़ लिया था जिसमें उसके स्कैम करने वाला रिकॉर्ड लिखा होता है। पर ये बात सुनते ही वो फौरन से डायरी पकड़कर वहाँ से भागने की करता है। सर भी उसके पीछे भागते हैं पर गिर जाते हैं और इसी चक्कर में वो अपना मोबाइल भी यहीं पर गिरा कर चला गया था। अब उसके जाने के बाद गुस्से से सियोंग हुई अपनी चीजों को नीचे से उठाने लगती है, तभी उसका मोबाइल भी से मिल जाता है। ये उठाकर छुपा कर देखने लगती है कि किसका मोबाइल है पर वो बगैर लॉक के ही अनलॉक हो जाता है। पर सबसे पहले उसकी मैसेजेस पे नजर पड़ती है जिन्हें वो पढ़ने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं और ये कौन है इससे बात करने वाली। और इधर आजिन जो भीग चुकी थी जुनसे उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रहा होता है। पहले तो उसे लिटाता और पूछने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को वो साथ में नहीं देख पा रही, इसी वजह से वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। पर मुझे इस चीज में अब तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं जो भी आगे करने का बोलूंगी क्या तुम मेरी बात मानोगे और करोगे। वो तो बस इसकी बात से इसकी आंखों में देख रहा होता है। आजिन जब जा रही होती तो उसकी फ्रेंड उसे पीछे से आवाज देकर रोकते और उसके साथ ही चलते चलते उसे बताते है कि तुम तो क्लास से चली गई थी पर तुम्हारे जाने के बाद पता क्या हुआ, जायो को सर ने पकड़ लिया। वो स्कैम करता है और बच्चों के पेरेंट्स से जाकर पैसे निकलवाते और बहुत ही बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती हैं। अब ये सुनकर वो चुप कर जाती है और फिर उसी जगह पर जायो से मिलने के लिए जाती जहाँ पर उसने जायो को आने का बोला था। वहाँ पर उसे जब जायो नहीं नजर आता तो ये वहाँ से पलट कर जाने लगती है। पर पीछे से जायो इसे आवाज देकर रोकता कहता है कि अगर तुम अभी 5 मिनट और ना आती तो मैंने यहाँ से चले जाना था। पर जिस तरह आजिन उसे देख रही होती इसे पता लग जाता है कि उसे इसके बारे में सब कुछ पता लग चुका है जो क्लास को पता लगा है। तो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा नेम फिर भी नहीं लिया, कहीं पर भी तुम्हारा नाम नहीं आया। पर आजिन उसे कुछ कहती नहीं है बल्कि उसे जाकर हक कर लेती है। वो तो शौक हो जाता है क्योंकि उसने कुछ भी ऐसा आजिन से एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो उसे थैंक्स कहने लगती है, कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है पर तुम उनकी मार क्यों खाते रहते हो, तुम्हें अपने पेरेंट्स से तो मार नहीं खानी चाहिए ना, मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो लोग तुम्हें मारते हैं। तो वो कहता है कि सच में क्या तुम्हें बुरा लगता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचती हो। जिस तरह तुम मुझे देखती थी मैं तुम्हारे देखने से ही समझ तो गया था पर यकीन नहीं था। अब मैं अपने पेरेंट्स को मार थोड़ी सकता हूँ, इसलिए चुप करके उनकी मार को खा लेता हूँ। आजिन उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो ऐसा भी हो सकता है और फिर से अपनी बातों से उसे मैनिपुलेट करने लगती है और वो भी इसकी बातों में आ जाता है। अब ये इन लोगों की सारी बातें पीछे से सियोंग हुई सुन लेती और देख लेती है कि किस तरह वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। अब उसे कंफर्म हो चुका था कि यही इसकी बॉस है और ऊपर से इसे देखते हुए जुनसियो ने भी देख लिया था। आजिन स्कूल में अपनी दोस्तों के साथ बैठकर जब खा रही होती है ब्रेक टाइम में, ये आकर स्ट्रॉबेरी मिल्क उसके खाने में गिरा देती है जिसके बाद सबके सामने आजिन को गुस्सा आना चाहिए था पर वो ऐसा नहीं करती बल्कि वहाँ से चुप करके चली जाती है। ये भी उसके पीछे आते हुए उसके मोबाइल पर कॉल करने लगती है, वो भी जायो के मोबाइल से। तो वो उससे पीछे से कहने लगती है कि मतलब कंफर्म है कि तुम ही उसकी बॉस हो और तुम मैम की वेडिंग के लिए पैसे भी देना चाहती हो। मैम को कितना बुरा लगेगा कि तुमने डर्टी मनी से उनकी वेडिंग के लिए पैसे दिए हैं। पर ये उसकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है पीछे से जुनसियो को देखकर। अब वो भी इसके पीछे आने लगती है तो जुनसियो पीछे से सियोंगुई को आवाज देकर रोक लेता और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम होगा बात करने का। तो वो इसके बुलाने पर आ भी गई थी इससे बात करने के लिए ऊपर। वो इससे पहले तो सॉरी करता है कि तुम्हें पता लग चुका होगा कि लेटर का
आंसर आजिन ने दिया था। तो वो कहती है कि तुम अपना सॉरी बचा कर रखो, अगर वो मुझसे सॉरी करना चाहती हो तो मेरे सामने मुझसे सॉरी करे। तो वो उसकी बात से कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं तुम्हारे लेटर का आंसर देना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर वो शौक होती है, उसको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होता। वो उसे फिर से बताता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनते वो खुश हो जाती है और उसके साथ में आकर खड़े होकर पूछती है कि क्या अब हम डेट करने लगे हैं। अब उसे तो इसी बात की खुशी हुई जा रही होती है कि वो उसे लाइक करता है और उसे पूछने लगते है कि क्या आप डेट करने लगे हैं। ये बात सुनकर जुनसी उसे कहने लगता है कि हाँ, पर मेरी एक बात माननी होगी तुम्हें, मुझे ऐसी लड़की या ऐसी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं पसंद जो मेरी दोस्त को बुली करे। अगर तुम आज इनको बुली करना छोड़ देती हो तो फिर हम डेट कर सकते हैं। ये बात सुनते वो कहती है कि मैं बुली तो नहीं कर रही और हम तो बल्कि बहुत अच्छी दोस्तें हैं, इसलिए तो फौरन से अपना बिहेवियर इसके साथ चेंज कर लिया था ताकि वो उसको बुरा ना समझे। यहाँ तक कि जुनसी उससे पूछने लगता है कि क्या तुम इस वीकेंड पर फ्री हो। तो वो फौरन से कहती है कि हाँ, क्यों, क्या हुआ। तो उसे कहता है कि हम मूवी देखने के लिए चलेंगे, तुम बताओ कौन सी मूवी देखें। तो वो उसे कहती है कि जो भी दिखा दोगे मैं देख लूंगी, मुझे सभी पसंद है। जबकि हमें जायो दिखाया जाता है जो स्कूल से अपना जा रहा होता है, वैसे ही उसे आजिन की कॉल आती है। आजिन उसे कॉल करके अपने पास आने को बोलती है कि मुझे अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज मेरे पास आ जाओ। उसकी आवाज सुनते ही ये भागा भागा उसके पास पहुंच जाता है। अब तो शायद इसके दिल में भी आजिन के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी, इसलिए तो उसे इस तरह सैड या किसी तकलीफ में नहीं देख सकता था। अब उसके पास आकर उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो वो सारी बात उसे बता देती है। अब इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, यहाँ तक कि वो तो उसे ये भी पूछने लगता है कि मुझे क्या करना होगा, मुझे बताओ। और जब गुस्से से वहाँ से जाने लगता है तो ये उसे रोक लेती और अपने पास बिठा लेती है। यहाँ तक कि उससे बात करते करते आजिन की आंखों में आंसू भी आ जाते और ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता उसकी आंखों में आंसू, और उसे कहता है कि तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। अब ऐसे हमें नेक्स्ट क्लास में दिखाया जाता है मॉनिटर सभी बच्चों से पैसे लेने के बाद एक इन्वेलप में रख रही होती है और जैसे बाहर आती है तो उसे आगे से आजिन मिल जाती है। आजिन उसे रोककर कहती है कि मैं भी पैसे देना चाहती हूँ। तो वो उसे मना कर देती है कि नहीं, तुम पैसे ना दो। तो वह कहती है कि र्यूमर्स की वजह से तुम ऐसा कह रही हो ना। तो ये घबरा जाती कहने लगती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वह कहती है कि नहीं, मैं फिर भी पैसे दूंगी। ये कहकर उसे पैसे दे देती है और साथ ही साथ कान में ये भी बता देती है कि ये र्यूमर फैलाने वाली कौन लड़की थी। और इधर सियोंग वॉशरूम में दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है। उसकी फ्रेंड्स आजिन को लेकर जब कोई बुरी बात करने लगते है तो वो फौरन से रोककर उसे कहती है कि वो सब गलती से हुआ था, मैंने उसके खाने में कुछ भी नहीं गिराया था और उसके बारे में मुझसे कोई बात मत करना। ये कहकर वहाँ चली जाती है। उसका ये बिहेवियर उन लोगों को काफी अजीब लगता है, पर इस बात पर भी उन्हें थोड़ा हो रहा होता है कि अचानक से जुनसी उसे डेट कैसे करने लग गया है। वो तो हर टाइम आजिन के साथ होता है और आजिन के साथ इसकी नहीं बनती, पर उसे अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। जुनसी उसका तो यही चीज उसको बस मैटर करती थी। अब क्लास में आकर जब अपना लॉकर ओपन कर रही होती है, वहीं पर साथ में आकर आजिन पहले तो इसके लॉकर का पासवर्ड देख लेती है और फिर इसे पूछने लगती है कि तुम्हारा और जुनसियों का कैसा चल रहा है। ये बात सुनकर थोड़ी घबरा सी जाती है तो वो उसे कहती है कि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। ये कहकर स्माइल करके वहाँ चली जाती है और वैसे ही वो जायो को भी मैसेज कर देती है कि पीए की क्लास होने वाली, इतने बजे आ जाना क्लास में, और साथ ही साथ सियोंगुई के लॉकर का कोड भी उसे बता देती है। अब वो अपना काम करने के लिए निकल जाता है इसका मैसेज देखते साथ ही, जबकि जिनसियो जो क्लास के लिए आ रहा होता है तब उसके सामने से आजिन भी गुजर कर जा रही होती है, पर वो इसे नहीं बुलाती और वैसे ही पीछे से सियोंगुई आ जाती है जो जुनसियो को देखते साथ ही उसे फौरन से बुलाकर बताने लगती है कि मैंने मूवी की टिकट कर लिया है, हम साथ में फिर देखने के लिए जाएंगे और ये पीए की क्लास मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। तो वह कहते हैं कि फिर बंक कर दो ना, बंक करके क्लासरूम में आना, हम वहाँ से मूवी देखने के लिए चलेंगे। पर वो सोचने लगती है कि फिर मुझे कैसे बहाना करके आना होगा। तो वह कहते हैं कि कोई भी बहाना कर देना और कहना कि मैं नर्स ऑफिस जा रही हूँ, और वो सच में ऐसे ही करती है। सर को बताती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो सर भी उसको जाने की परमिशन दे देती है। ये भी खुश होकर भागते हुए वहाँ से चली जाती है, जबकि इधर आजिन दिखाई जाती है जो सर से बात करने के लिए उनके पास ही आ गई थी और ये लगती है कि आप हमेशा यहीं पर आकर कॉल पर बात करते हो। काफी ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे होते हैं, बाहर तक आवाज आती है। तो कहते हैं कि हाँ, तो क्या हुआ। और इधर सियोंगुई जो क्लास में पहुंचने के बाद बोर्ड पर देखते लिखा होता है कि अगर तुम क्लास में आ गई हो तो इसको याद से रेस करके आना। तो ये फौरन से पकड़कर डस्टर रेस कर देती है। अब उसके क्लास से जाने के बाद जायो क्लास में आता और सबसे पहले वही पैसों वाला इन्वेलप पकड़ता और उस इन्वेलप को सियोंगुई के लॉक को ओपन करके उसमें रख देता और साथ में आजिन को भी उसने मैसेज कर दिया था कि वो यहाँ से निकल गई है। अब ये भी सर के सामने बैठकर अपनी बात को स्टार्ट करने लगती है और सर से कहने लगती है कि मैं ये बात करते हुए बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही हूँ कि आप मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख सकते हैं, क्योंकि नर्वस होने के बाद मेरा हाथ बहुत ही ज्यादा कांपता है। सर थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्या मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर हाथ रखूं। तो वो कहती है कि जी सर प्लीज, फिर मैं अपनी बात कर पाऊंगी, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बात कर पाऊंगी। और वैसे उसी टाइम पर सियोंगुई भी उसी साइड से गुजर रही होती है और जैसे उसकी नजर इस क्लासरूम के अंदर पड़ती है तो वहीं पर देख कर रुक जाती है और सर का हाथ इसके हाथ के ऊपर देख कर तो और भी ज्यादा बड़ा इसे शौक लगता है और फिर दोनों की चुप करके खड़े होकर बातें सुनने लगती है, जिसमें थोड़ी बहुत बातें से समझ आती है और लव वाली बात चल रही होती है। सर कोई बात करने लगते से पहले सर की बात कट करके ये कहती है कि जी सर, मैं आपकी बात को समझ गई हूँ और मैंने इस बात के ऊपर काफी सोचा और मुझे आपकी लव वाली बात बिल्कुल ठीक लगी है। अब ये सुनकर तो इसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत बड़ी बात पता लग चुकी है। जबकि इधर सुनजियो दिखाया जाता है जो क्लास
कैप्टन के साथ बैक रूम की तरफ आया हुआ था। तभी क्लास कैप्टन को याद आता है कि मैं तो क्लास को लॉक करना ही भूल गया था, क्या तुम जाकर लॉक कर दोगे। ये बात सुनकर वो उसे कहने लगता है कि क्लास लॉक नहीं हुई, मतलब पहले भी काफी चीजें चोरी होती रही हैं और अगर अभी भी चोरी होगी तो सब लोगों ने मिलकर तुम पर इल्जाम लगाना है, तो मैं चाहता हूँ तुम इससे बचकर रहो। अब ऐसे सब बच्चे क्लास में आ रहे होते हैं। जैसे ही क्लास मॉनिटर क्लास में आती है तो वो सबसे पहले इन्वेलप देखती है जिसमें उसने सारे पैसे रखे हुए थे, पर वहाँ पर कोई भी इन्वेलप नहीं होता। ये देखते साथ ही वो परेशान हो जाती और पूरी क्लास में इधर उधर ढूंढ रही होती। तभी उसे याद आता है कि सबसे पहले क्लास में सियोंग हुई आई थी, इसलिए वो उसे पूछे लगती है कि क्या तुमने इन्वेलप उठाया। वो तो अपनी ख्यालों में होती है और कहती है कि क्या मतलब, मैंने क्यों उठाना है। तो वो कहती है कि तुम फिर नर्स ऑफिस में क्यों नहीं हो, यहाँ क्लास में क्यों बैठी हुई हो, तुम तो वहाँ से पेट दर्द का कहकर आई थी ना और बोलकर आई थी कि तुम नर्स ऑफिस में जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं वैसे यहाँ पर आकर बैठ गई। तो वो कहती है कि क्लास तो लॉक थी ना, तो तुम क्लास में कैसे आई। तो कहने लगती है कि नहीं, क्लास तो लॉक नहीं थी। पीछे से क्लास मॉनिटर बोलता है कि मैं तो लॉक करके गया था, उसे पता था कि अब इल्जाम उस पर आना, इसलिए उसने सारा का सारा इल्जाम ही सियोंगुई पे लगा दिया था। अब उसे तो वो लोग बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ते। अब उस पर चोरी का इल्जाम लग रहा होता है तो फौरन से अपना बैग सबके सामने दिखा देती है, अपनी चीजें नीचे गिरा करके, इसमें देखो कोई इन्वेलप है। वैसे पीछे से जायो आ जाता और उसे कहने लगता है कि तुम्हारे लॉकर में होगा, वैसे भी तुम अपने लॉकर को लॉक लगा कर रखते हो, उसमें ऐसी भी क्या चीजें होती हैं। पर उससे आगे कहने लगती है कि तुम अपने से काम रखो ना। पर वैसे जायो इसको साइड में धक्का देकर इसके लॉकर को मार कर तोड़ देता और सबके सामने लॉकर को ओपन करता है, यहाँ तक कि उसमें उसका मोबाइल भी होता और मोबाइल देखकर कहने लगता है कि तुमने मेरे मोबाइल को भी चुरा लिया था। तो वह कहती है कि नहीं, तुमने गिराया था और मैंने उठा लिया, मैंने सोचा कि तुम्हें वापस कर दूंगी, पर उसके बाद तुम स्कूल ही नहीं आए तो वापस करने का मौका ही नहीं मिला। पर वो इन्वेलप भी पूरी क्लास के सामने कर देता है, इसके लॉकर से निकाल कर, यहाँ तक कि ईयरबड्स भी इसके सामने कर देता है जो किसी और के ईयरबड्स होते हैं। अब सारी चीजें अपने लॉकर में देखकर ये भी परेशान हो जाती है कि इतना कुछ कहाँ से आया, और मॉनिटर भी जल्दी से इन्वेलप पकड़कर कंफर्म कर लेती है कि ये उसी का इन्वेलप है ना। अब सभी बच्चे उसको लेकर बात करने लगते हैं, पर वो कह रही होती है कि मैंने चोरी नहीं की, किसी ने मेरे लॉकर में रखा है। वैसे उसकी नजर आजिन पर पड़ती है जो दूर से ही क्रीपी स्माइल देते हुए बोल रही होती है कि कैसा लगा मेरा प्लान। ये देखते इसका तो दिमाग खराब होने लगता और सभी को आजिन की तरफ इशारा करके कहने लगती है कि इसने मुझे अपने प्लान में फंसाया है, तुम लोगों को आजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये क्या चीज है। वो बताने लगती है कि इसका आर्ट वाले सर के साथ कुछ चल रहा है। वैसे वहाँ पर सर और टीचर भी आ जाते और वो वाली टीचर भी आ जाते जिनके साथ आर्ट सर की शादी होने वाली थी। वो मैम तो सुनते साथ ही इसके मुंह पर आकर एक थप्पड़ लगाती है कि तुमने ये बात की तो की कैसे, जबकि आर्ट सर कहने लगते हैं कि तुमने क्या देखा और क्या सुना है। तो वो कहती है कि आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और लव को लेकर बात चल रही थी। ये सुनते ही सर कहते हैं कि फिर आजिन से पूछ लो कि वहाँ पर क्या बात हो रही थी। आजिन सबके सामने आकर कहती है कि वो तो मेरी और सर में काउंसलिंग को लेकर बात हो रही थी, सर ने मुझे लव केयर के बारे में बताया था। ये सुनते साथ ही अब सच सामने आ चुका था और बच्चे इस पर हंसने लग जाते हैं कि किस तरह के घटिया इल्जाम ये दूसरों पे लगा रही है। फिर उसे पूछा जाता है कि तुम क्लास में क्या कर रही थी, तो वो यहाँ पर जुनसियो का नेम ले देती है कि उसने मुझे बुलाया था मिलने के लिए। ये बात सुनकर जुनसियो कहता है कि मैं तो सारा टाइम क्लास मॉनिटर के साथ था, और क्लास मॉनिटर भी कहता है कि हाँ ये तो मेरे साथ था। अब यहाँ पर भी वो छोटी बन चुकी थी और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था चिल्लाने के अलावा। चीख चीख कर वहाँ से सर के साथ चली जाती है, पर उसके जाते जो बच्चों ने वीडियो बनाई थी उसी को जायो हर जगह पर पोस्ट कर देता और पोस्ट के साथ उसके डैड का नेम भी लिखा जाता है, जिससे उसके डैड की इमेज भी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसको घर वालों की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिलती और ये चुप करके जल्दी घर जा रही होती है। वैसे ही सामने से आजिन उसे रोक लेती और कहने लगती है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि तुम्हारे जैसे लोग जल्दी मूवी में मर जाते हैं, पर यहाँ पर रियल लाइफ में तुम्हें बस मरना नहीं पड़ा। पर तुमने एक बात नोट की, तुमने मेरी चीजों को हाथ लगाया था और मेरी राइटिंग को देखा, पर बोर्ड वाली राइटिंग को पहचान नहीं पाई, वो भी तो मैंने लिखा था। और फिर वो ये भी बता देती है कि मैम के साथ मैंने क्या किया था। और मैं यहाँ पर ये बात क्लियर करती चलूं, इसने मैम के साथ खुद से कुछ बुरा नहीं किया था, बल्कि मैम ही इसको बहुत ज्यादा बुरा ट्रीट करती थी इसके माँ बाप ना होने की वजह से, इसलिए इसने मैम के साथ ऐसा किया ताकि कोई भी यहाँ पर उसे ऑर्फन होने की वजह से बुरा ट्रीट ना करे। अब यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि जिन लोगों से भी ये अपना रिवेंज ले लेती थी उन्हें एक्स का नेम ले दे देती थी, और जो लोग भी उसकी नजर में बुरे थे वो सब उसके लिए एक्स थे। इसी तरह सबसे पहले एक्स उसकी अपनी मॉम ही होती है और अभी इसे भी क्रीपी स्माइल देते हुए हक करती है और गुड बाय करके भेजने लगती है। अब ऐसे ही अपनी मॉम से मिलने के लिए आते और उन्हें सब कुछ बता रही होती है कि किस तरह मैं अपने सर से बात करने के लिए, क्योंकि मैंने आर्ट क्लास का काम नहीं ठीक से किया था और मेरे हाथ से होता भी नहीं है, आपके इतना मारने की वजह से हाथ से काम नहीं होता। मुझे लगा था कि सर मुझ पे तरस खा लेंगे या मुझे अच्छे ग्रेड्स दे देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। सर तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट निकले। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत है, यहाँ तक कि मुझे बताने भी लगे कि मुझे कहाँ पर जाना है। यहाँ तक कि वही वाला स्टिकी नोट अपनी मॉम को देते हुए कहती है कि क्या पता जहन्नुम में आपको ही इस काउंसलिंग की जरूरत हो, शायद अगली लाइफ में आप कुछ बेहतर बनकर पैदा हो जाएं, क्योंकि इस लाइफ में तो आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वैसे हमें थोड़ा पास में ले जाते हैं। 2007 में ये अपनी मॉम के साथ आई होती है, इसकी मॉमी से शॉप के अंदर भेजकर बोलती है कि 2 बोतल्स लेकर आना अल्कोहल की। अब ये अपनी मॉम के लिए अंदर लेने के लिए चली जाते हैं, जहाँ पर शॉप की जो ऑनर होती है वो सोई होती है छुपके से 2 बोतल्स लेकर। जैसे बाहर की तरफ आने लगती है तो ऑनर इसे पकड़ लेते हैं, पूछते हैं कि तुम मेरी बोतल्स को चुराती हो, तुम्हारी मॉम कहाँ है। अब वो अपनी मॉम की तरफ देखते से पहले उसकी मॉम उसकी नजरों के सामने से छुप जाती है। यहाँ तक
जबकि इसके डैड तो इसकी मॉम की डेथ पर बहुत ही ज्यादा फेक तरीके से रोते रहे थे ताकि उन पर सब लोगों को यकीन हो। और दूसरी तरफ हमें जुनसियो दिखा जाते जिसके डैड की डेथ हो गई थी। वो तो काफी सैड होता है पर उसकी मॉम बिल्कुल भी सैड नहीं नजर आ रही थी, जबकि शायद अपने हस्बैंड को मारने में हाथ उसी का था और साथ में आजिन के डैड का हाथ होता है। वो तो दूर से देखकर खुश हो रहा होता है और वैसे ही आजिन के साथ उसके घर पर रहने के लिए आ जाता है। आजिन से कहता है कि तुमने अच्छे से रहना वरना मैं तुम्हें ऑर्फनेज में भेज दूंगा। अब वो चुप करके अपने डैड के साथ अंदर आ जाती है। अपनी न्यू मॉम को देखती है, वो भी इसे देखकर हाई करती है पर आगे से कोई जवाब नहीं देती। वैसे ही ऊपर से अपने बेटे को आवाज देती है जो कोई और नहीं बल्कि जुनसियो होता है। आजिन के डैड उसे हेलो करते हैं पर वो तो सेम इसी तरह इनका आंसर नहीं देता। जुनसियो की मॉम आजिन के डैड को वहाँ से ले जाती। अब ये दोनों बच्चे पीछे रह जाते, दोनों एक दूसरे से हेलो हाई करते और अपना नेम बताते हैं। इसी से ये पता लगता है कि असल में ये दोनों दोस्त दिखाए गए थे बट ये दोस्त नहीं थे बल्कि ट्रैप ब्रदर सिस्टर थे। और यहाँ पर दोनों के मॉम डैड आपस में बातें कर रहे होते और बाहर से आकर आजिन अपने डैड की बातें सुन लेती है जो इसको बेचकर इसकी वीडियोस बनाकर पैसे कमाने का सोच रहा होता है। और यही बात वो अपनी वाइफ को बता रहा होता है, इसलिए वो उसे समझाता है कि इसे ऑर्फनेज नहीं भेजना, ये सोने की मुर्गी हमें बहुत फायदा देगी, बस थोड़ी अपने माँ पर है, गुस्सा नहीं दिलाना, बाकी बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये बातें सुनकर उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। अब वैसे हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। आजिन के डैड उसके स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं उसे मिलने के लिए और स्कूल के अंदर से सियोंग बाहर आ रही होती है और साथ में अपनी मॉम से बात कर रही होती है कि आप मेरे इंग्लिश के टीचर के साथ सो गई, अगर ये बात किसी को पता लग गई तो मैं कैसे हैंडल करूंगी। वो गुस्से से बाहर तो आती है पर इस आदमी को इग्नोर करके जाने लगती है। पर जैसे ही वो कॉल पर आजिन का नेम लेता और कहने लगता है कि वो गुड लुक में बिल्कुल मुझ पर गई है, ये सुनते वहीं पर रुक जाते और उनसे आकर पूछने लगते हैं कि आजिन क्या आपकी बेटी है, तो कहता है कि हाँ। और वैसे इधर आजिन दिखाए जाते जिसको जायो ने एक नोटबुक ला कर दी थी जो सियोंग की लिखी हुई थी। उसने हर किसी के बारे में हर वो इन्फॉर्मेशन लिखी थी जो किसी को किसी के बारे में नहीं पता थी। और वैसे उसे कॉल आती और पता लगता है कि उसके डैड उसको ढूंढ रहे हैं। वो जल्दी यहाँ स्कूल में पहुंचे, ये सुनते साथ ही फौरन से स्कूल की तरफ भागती है, जबकि जायो को भी उसके भाई का मैसेज आता है कि भाई कहाँ पर हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, डैड मुझे मार रहे हैं। ये सुनते साथ ही वो भी घर की तरफ भागता है। सियोंग जो आजिन के डैड के साथ आजिन के आने का वेट कर रही होती है और सभी बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं क्योंकि आजिन ने तो बोला था कि वो ऑर्फन है, उसके डैड कहाँ से आ गए। और यही बात तो उसके डैड को पता लगी थी कि आजिन ने अपने आप को ऑर्फन बताया हुआ है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। जबकि आजिन जो अपने डैड की तरफ आई रही होती है पर इतने टाइम में वहाँ पर जुनसियो पहुंच जाता है जो आते साथ ही डैड डैड कहकर उन्हें बुलाने लगता है। पहले तो वो जुनसियो को पहचान नहीं पाता पर अच्छे से देखने पर वो उसे पहचान लेता और पूछने लगता है कि जुनसियो तुम भी यहीं पर पढ़ते हो, तो वो डैड से कहने लगता है कि आप मेरे साथ चलो। सभी बच्चे देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि ये तो आजिन के डैड थे, जुनसियो के कहाँ से हो गए। पर जुनसियो ने पैसों का लालच देकर वहाँ से ले जाता है। पर सियोंग को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता। वो आकर पूछने लगती है कि क्या आप सच में आजिन से मिलने के लिए नहीं आए थे, तो वह कहता है कि नहीं, जब एक ही छत के नीचे रहने वाला बेटा मिल गया तो मुझे उससे मिलना नहीं है, मेरा तो बेटा ही है जिससे मैं मिलने के लिए आया था। अब सभी बच्चे इस पर हंस रहे होते और आजिन जो वहाँ पर उस डायरी को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। वैसे ही कुछ लड़कियां उस डायरी को पकड़ कर देखने लगती है, वहाँ पर उनका नेम भी होता है। ये देखते साथ ही वो अपने बारे में लिखा पढ़ने लगती है। और इधर जुनसियो जो अपने साथ डैड को लाकर उन्हें काफी पैसे दे भी देता है निकलवा कर। वैसी कार में बैठी एक लेडी दिखाई जाती है जो एक एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ होती है। उसकी नजर आजिन पर पड़ती है तो वो उसकी तरफ उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जुनसियो जो डैड को पैसे देते हुए उन्हें वार्न करता है कि अब आपने आजिन के आसपास भी नजर नहीं आना, पर वो साफ मना कर देता है कि वो मेरी बेटी है, मैं तो उसके आसपास नजर भी आऊंगा, सब करूंगा, सब देखूंगा, जब मुझे जरूरत होगी मैं उसके पास भी जाऊंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, तो मेरी बेटी से मुझे मिलने से नहीं रोक सकते, ना ही कोई कानून मुझे रोक सकता है। अब ये बात सुनकर वो उन्हें पैसे दे तो देता है पर कहता है कि मैंने तो हाफ पैसे दिए थे ताकि मैं बाद में आपको दे दूं, पर आप शायद लेना नहीं चाहते। पर उसे बाकी पैसों से फर्क नहीं पड़ता, वो ये वाले पैसे लेकर जाने लगता है। पर जाते हुए आजिन के सर पर प्यार करने लगता और कहता है कि बेटा मैं तुमसे मिलता रहूंगा, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आजिन जो भूत बनकर वहीं पर बैठी हुई थी और वही सीईओ इसके पास आती है इससे बात करने के लिए और इसे कहती है कि मैं तुम्हें एक्ट्रेस बनाना चाहती हूँ, क्या तुम एक्टिंग करोगी। पर ये अपने डैड की बातों की वजह से उन्हें साफ मना कर देती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। पर वो उसे कहती है कि इस बारे में जरूर सोचना। और उन्हें ये भी होता है कि शायद उसकी किसी और एजेंसी के साथ बात चल रही है, इसी वजह से वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही। जबकि जायो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसके भाई को उसका डैड मारने ही वाला होता है। वैसे ही अपने डैड के ऊपर पड़ जाता और अपने डैड को समझाने लगता है कि वो छोटा सा बच्चा, आपको क्या हो गया है, अपने बेटे को मारने वाले हैं। पर वो तो इसे भी अपने आप से छुड़वा रहा होता और कह रहा होता है कि इसे तो आज मैं मार दूंगा। वो तो बस यही बोली जा रहा होता है कि वो पोजेस हो चुका है, उसके अंदर से बुरी आत्मा को निकालना होगा। यही सब बातें कह कहकर वो जायो का भी दिमाग खराब कर रहा होता है और जो नाइफ उसने पकड़ी हुई थी उसी नाइफ को वो गलती से अपने डैड को मार देता है और उसी सेकंड पर उसके डैड की डेथ हो जाती है। अभी ये शौक हो ही रहा होता पर इसे ख्याल आता है कि ये चीज तो उसके छोटे भाई ने भी देख ली है, तो ये उसकी तरफ देखने लग जाता है। जुनसियो दिखाया जाता है जो आजिन के पास पहुंचकर उसे पूछने लगता है कि तुम ठीक हो ना, डैड यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या सियांग हुई उन्हें लेकर आई, अब उसका क्या करना है। पर आजिन इस बात पर कहती है कि उसका भी मैंने बंदोबस्त कर दिया है। वैसे ही सियांग हुई की साइड दिखाई जाती है। नोटबुक के मिलने के बाद वो लड़कियां उसे मारने लग जाती जो पहले भी उसे मारकर काफी बार सीधा कर चुकी थी, पर कहने लगती है कि तुम कभी भी नहीं सुधर सकती, पहले भी चोरियां वगैरह करती थी और
अभी भी यहाँ पर लोगों की इन्फॉर्मेशन लिखती हो, वो बातें लिखती हो जो किसी को उनके बारे में नहीं पता होती। तुम हमारी इन्वेस्टिगेशन करवाती हो। उसे काफी ज्यादा मार पड़ रही होती है। यहाँ पर सियांगुई उन्हें पैसों का लालच देने लगती है कि मुझसे पैसे ले लो। वही पैसे उसके मुंह पर वो मारती है कि तुमने क्या समझा है कि तुम हमें पैसों से खरीद लोगी, हमको इतने गिरे हुए लोग नहीं है। ये कहकर उसे मारने लग जाती है। अब जायो को समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए खुद ही पुलिस स्टेशन के पास तो पहुंच जाता है। पर उससे पहले एक बार आजिन को कॉल करता है। आजिन उसकी कॉल उठा भी लेती है, जबकि उसके खुद के भी अपने डैड की वजह से हालत ठीक नहीं होती। उसे कहता है कि मेरी तो बस लास्ट ही कॉल तुम्हें आ रही है। तो वो उसे पूछती है कि क्या मतलब लास्ट बार। तो वो उसे बता देता है कि मैंने अपने डैड को मार दिया है, इसलिए मैं खुद को अरेस्ट करवाने के लिए जेल जा रहा हूँ। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया, तुमने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा, क्या तुम्हें ये काम किसी और ने भी करते देखा है। तो वो बताता है कि हाँ, मेरे छोटे भाई ने। पर वो उसे बोलते है कि जो भी करना बस खुद को बचा कर करना, वहाँ पर एक ऐसी बात करना जिस पर तुम्हें कम से कम सजा मिले। उसकी बातों को सुनकर वो कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे समझाओगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या डांटोगी, पर तुम तो मुझे उल्टा बता रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तुम ही तो जिसने मुझे बोला था कि मैं यूजलेस नहीं हूँ बल्कि यूजफुल हूँ, और यही बात मेरे लिए बहुत है, और अब मैं कभी तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। तो वह कहती है कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे। तो कहते है कि हाँ, मिलना तो चाहता था। तो कहती है कि ठीक है, फिर कभी तो हमारा आमना सामना हो ही जाएगा। अब इसी बात पर वो उसकी कॉल कट कर देता है। अब इसी तरह टाइम गुजरता जा रहा होता है, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है, और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन आजिन को पता लगना था कि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया या नहीं हुआ, उसकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई। वो इसी रिजल्ट को देख रही होती है, और जैसे उसका सिलेक्शन लिख कर आता है, सबसे ज्यादा उसके लिए जुनसियो खुश होता है और उसे उठाकर घुमाने लगता है। जबकि हमें जाओ भी दिखाया जाता है जिसको सजा सुना दी जाती है, बट ये कहा जाता है कि उसने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया था, इसी वजह से थोड़े कम सालों की उसे सजा मिलती है। पर वो भी कुछ ज्यादा कम साल नहीं होते, बल्कि 3 से 5 साल तो फिर भी होते हैं। उसे अपना आजिन के साथ हर गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है, जिसे याद कर करके वो रो रहा होता है, क्योंकि अब उसने इस बाहर की दुनिया को नहीं देखना था इतने सालों तक। पर खैर आजिन के डैड दिखाए जाते हैं जो कन्वीनियंस स्टोर आते, तो वहाँ से उन्हें पता लगता है कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी यूनिवर्सिटीज में। अब ये भी देखने के लिए पहुंच जाता है कि उसकी आजिन का सिलेक्शन कहाँ पर हुआ है। वहाँ पर आजिन के साथ साथ जुनसियो का भी नेम नजर आ जाता है, जिसे देखकर स्माइल करते हुए जाने लगता है कि अब मुझे अपनी बेटी से पैसे मिलेंगे। जबकि जुनसियो दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडपा के पास पहुंच गया था आजिन के लिए, क्योंकि उसे आजिन के लिए पैसे चाहिए थे। आजिन के पास यूनिवर्सिटी में कुछ भी पे करने के लिए नहीं था। वो अपने डैड से कह रहा होता है कि प्लीज इस बच्ची की मदद कर दो, आप स्कॉलरशिप लगा दें इसके बदले में आप मुझसे जो कहेंगे मैं आपके लिए वो करूंगा, कुछ अरसे में ये पैसे वापस भी कर दूंगा पार्ट टाइम जॉब्स कर करके। पर उसके ग्रैंडपा ये सुनकर कहते हैं कि तुम दूसरों के बच्चों के लिए मुझसे पैसों का कहने के लिए आ जाते हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जापान चलो। तुम्हें पता है ना कि हर 2 माह बाद मुझे ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाना होता है, तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा हर बार। ये फौरन से मान जाता है कि ठीक है, मैं आपके साथ जाया करूंगा। अब ग्रैंडपा को अभी भी जापान के लिए जाना था, इसलिए इसे भी बोल देते हैं कि अपनी पैकिंग शेकिंग कर लो, अब तो मेरे साथ चलोगे। तो ये भी फौरन से पैकिंग करने के लिए चला जाता है। जबकि आजिन के डैड और जुनसियो की मॉम दिखाई जाती है, जो दोनों फिर से एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। पर जब वो उसके बेटे के बारे में उससे पूछता है, तो ये फौरन से कहती है कि मेरे बेटे के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो वो फिर अपनी बेटी के बारे में उससे पूछने लगता है। तो वो कहते हैं कि अपनी बेटी के बारे में मुझसे पूछ रहे हो कि वो कहाँ पर रहती है, मुझे क्या पता कहाँ पर रहती है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं पता। तो वो उसे बताती है कि जब तुम जेल में चले गए थे, तो उसके बाद उसने सोच लिया कि वो अपना अलग रहेगी, इसलिए वो छोड़कर चलेगी। उसके बाद से मुझे नहीं पता कहाँ पर होगी। आज इनके डैड कहते हैं कि इसीलिए तो तुम्हारे बेटे का मैंने तुमसे पूछा, क्योंकि मुझे पता है कि वो उसके साथ होगा, उसे पता होगा कि वो कहाँ पर होती है। अब इस बात पर तो वो चुप कर जाती, क्योंकि उसे भी पता था कि उसके बेटे को पता है। जुनसियो दिखाया जाता है जो आजिन के पास ये गुड न्यूज लेकर आता है कि तुम्हारी स्कॉलरशिप लग चुकी है। ये उसकी बातों को सुन रही होती है, उसके लाए हुए पैसों को भी देख रही होती है। पर ये उससे पूछती है कि ग्रैंडपा ने तुमसे इसके बदले में क्या मांगा। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अच्छा ग्रैंडसन बनकर रहूं और मैं यही काम करने वाला हूँ। तो वो उससे पूछती है कि क्या काम, ये बताओ। तो कहते हैं कि ग्रैंडपा जापान में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं, तो बस मुझे उनके साथ जाना होगा अच्छा ग्रैंडसन बनकर। अब ये बात सुनकर उसे थोड़ा सुकून आता और स्माइल करने लगती है। आज इनके डैड दिखाए जाते हैं जिन्होंने आज इनकी रहने की जगह पता करवा ली थी। यहाँ तक कि आज इनके आने से पहले घर पर पहुंचा होता। आज इन जैसे ही आते हैं तो उसे कहने लगता है कि तुम स्टडी ला करने वाली हो, पर तुम्हें कुछ लॉज ही नहीं पता। सबसे पहले बच्चों पे फर्ज होता है कि वो अपने माँ बाप के कहना माने। तो तुम्हें अब मुझे पैसे देने होंगे, तुम्हारा पूरा घर देख लिया, यहाँ पर पैसे नहीं है, तो मतलब तुम्हारे बैग में पैसे होंगे। ये अपना बैग बचाने के लिए अपने डैड को दूर करने लगती है, पर उसके डैड उसे मारने के बाद भी उसका बैग ले लेते हैं। यहाँ तक इतने ज्यादा पैसे देखने के बाद ये जब अपने पैसे वापस से खींच रही होती है, तो उल्टा उसे बहुत ही ज्यादा मारा जाता है। इतनी मार पड़ती है कि इसकी हालत खराब हो गई थी, और उसका डैड उसको इसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब इसको बचपन का वो टाइम याद आता है जब जुनसियो की तबीयत खराब होती है, तो वो इसके रूम में आता और इसे उठाता है। तो ये उसे देखकर पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे फीवर हो गया है। तो वो उसे बोल देती है कि अपनी मॉम को जाकर बताओ ना। तो वो बताता है कि मैंने मॉम को बताया, पर मॉम ने कहा कि जाकर सो जाओ। ये बात सुनकर वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, कहती है कि मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ, जाकर बेड पर लेटो। ये कहकर वहाँ चली जाती है। उसके जाते ही अपने बेड पर जाकर लेट जाता है, पर इसे कोई मेडिसिन नहीं मिलती। पर ये पटिया उसे करने लग जाती है, कहती है कि जब तुम सो जाओगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब ये उसे
उसे पटियां करते हुए बहुत ही ज्यादा गौर से देख रही होती है और उससे कहती है कि तुम अपनी मॉम जैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हो। ये सुनकर वो कहता है कि नहीं मैं लगता हूँ। ये कहकर अपनी फैमिली के साथ एक पिक दिखाने लगता है। अब उस पिक में ड्राइवर भी होता है तो ये उसे पूछते हैं कि ये आदमी कौन है, तो बताता है कि ये डैड के ड्राइवर है। जब डैड नहीं होते थे तो यही हमें ड्रॉप और पिक करने के लिए आया जाया करते थे। अब ये इसका और उनका फेस देखकर समझ जाती है कि इसका रियल डैड वही है, पर चुप कर जाते और उसे कुछ भी नहीं बताती। अब नेक्स्ट डे मेड जो जुनसियो को चेक करवाने के लिए लेकर जाने लगती है और इसको जुनसियो की मॉम का खाना देकर जाती है कि तुम जाकर उन्हें दे देना, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। तो ये भी खुशी खुशी खाने को ले लेती और उनके जाते ही खाना देने के लिए जाती और बताती है कि मैंने आपका खाना रख दिया है। तो वह कहती है कि मैंने कब बोला कि तुम मेरे रूम में आ सकती हो। तो बताने लगती है कि लास्ट नाइट जुनसियो ने मुझे अपने डैड की पिक दिखाई थी। वो बता रहा था कि वो तो उसे गुड बाय कहे बगैर ही यहाँ से चले गए। वो असल में ड्राइवर की बात कर रही थी जिसके बारे में जुनसियो ने बताया था, क्योंकि जुनसियो उनके साथ बहुत ही ज्यादा अटैच था, वो बहुत प्यार करता था जुनसियो को। अब ये तो फौरन से आंखें खोल कर उठकर बैठ जाती है इसकी बात से, क्योंकि बात डायरेक्ट ड्राइवर की तरफ जा रही थी और वो जुनसियो का डैड बता रही थी। इसे कैसे पता चला कि वो जुनसियो का डैड है। तो कहने लगती है कि क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। तो कहती है कि साफ पता लग रहा है कि मैंने आपके झूठ को पकड़ लिया है, मतलब मुझे आपका बहुत बड़ा सीक्रेट पता चल गया है। अगर आप मुझे ऑर्फनेज में नहीं भेजेंगे तो मैं आपका ये सीक्रेट जुनसियो को नहीं बताऊंगी। तो उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों में आ जाऊंगी। तो कहती है कि मैंने कब कहा कि आप आए, ठीक है आप जैसा करना चाहती हैं वैसा करें, मैं भी जुनसियो को बता दूंगी। पर जाते जाते भी कह कर जाती है कि असल में मेरे पास कपड़े भी नहीं है, मैं बस यही लेकर आई थी आते वक्त, तो मुझे कपड़े भी चाहिए तो वो भी मुझे दिलवा देना। अब इसके काफी ज्यादा कपड़े आ चुके थे, वो सारे के सारे कपड़े अपने जुनसियो को दिखा रही होती है। जुनसियो से कहते हैं कि हाँ प्यारे हैं, पर वो उसे ये भी बताते हैं कि माँ मुझे बाहर नहीं जाने देती, मैं बाहर खेल भी नहीं सकता। अब उसको रोते देखकर इसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उसे कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे बस छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें हम बिल्कुल भी नहीं पसंद, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे हमसे खुद को दूर करना है। अब उसकी बातों को बाहर से जुनसियो की मॉम सुन रही होती और जल्दी से अपने रूम में आकर आज इनके डैड को कॉल करते कहती है कि तुम्हारी बेटी मेरे दिमाग को खराब कर रही है, वो लड़की छोटी सी मुझे धमकियां देती है, मैंने उसको यहाँ पर नहीं रखना, मुझे नहीं पता, उसे ऑर्फनेज में भेज दो। ये सुनकर वह कहते हैं कि अच्छा तुम्हें एक छोटी सी बच्ची ने क्या आखिर कह दिया है, जहाँ तक ऑर्फनेज भेजने की बात है तुम उसको बस घर के बाहर तक लेकर आओ, मैं बाकी उसको ले जाऊंगा यहाँ से। ये बात सुनती वो उसका बाहरी वेट करने के लिए बैठ जाती जुनसियो के रूम से। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो पहले तो डोर को अच्छे से बंद कर देती है और फिर कहती है कि आप क्या हमारी बातों को सुन रही थी, अगर आपने मुझे कुछ भी कहा तो मैं ये सारी बातें जुनसियो को बता दूंगी। तो वो कहती है कि तुम मुझे क्या ब्लैकमेल कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं तो नहीं उसे बताना चाहती कि उसकी मॉम किस तरह की है, पर अगर आप मजबूर करोगी तो मैं बता भी सकती हूँ। जैसे उसका इन बातों से दिमाग खराब होता है तो वो इसको उठाकर लेकर जाने लगती है। वो चीख रही चिल्ला रही होती यहाँ तक कि जुनसियो को आवाज देकर कुछ चीजें भी नीचे गिरा देती ताकि जुनसियो इन आवाजों को सुनकर उठ जाए। और सच में जुनसियो उठ भी जाता, उसे कुछ न कुछ गलत लग रहा होता, इसलिए रूम से बाहर आकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आकर देखने लगता है। जिस तरफ से उसे आवाजें आ रही होती उसी तरफ जाता है तो वहाँ पर उसकी मॉम आज इनको सजा दे रही होती है, पर मारती नहीं है। जैसे उसको पानी से बाहर निकालती है तो अपने बेटे को देख लेती है। अब बेटे को देखकर वहीं पर रुक गई थी, जबकि जुनसियो की आंखों में आंसू होते हैं और वो भी बस जुनसियो को ही देख रही होती। और फिर जुनसियो को लेकर अंदर की तरफ जाती और कहती है कि 911 को कॉल करो और कहो कि बच्ची छत से कूद गई है। ये कहकर ऊपर की तरफ भागी जा रही होती और ये भी आज इनके पीछे पीछे भाग रही होती है ताकि उसे रोक पाए। और ये जो ये सब देखने के बाद वहीं पर खड़ा रह जाता, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। जबकि आज इन ऊपर पहुंचने के बाद अपने डैड को भी आते हुए देख लेती है और पीछे की तरफ जुनसियो की मॉम होती है, पर ये उन्हें देखकर भी नहीं रुकती और कहती है कि मॉम भी तो इतने ऊपर से गिरी थी, वो भी तो बच गई थी, आखिर थोड़ा टाइम तक जिंदा रही थी तो मैं भी बच जाऊंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि इंसान बचता है या नहीं बचता। ये कहकर वहाँ से कूद जाती और जुनसियो जो कॉल कर रहा होता वो भी इसको गिरते हुए देख लेता है, जहाँ पर आज इनको हॉस्पिटल में होश आ जाता और जुनसियो उसके पास ही बैठा होता है, बल्कि उसकी आंखों में तो आंसू आ रहे होते हैं इसको देख देख कर, इसकी हालत को देख देख कर। वो उससे देखकर पूछे लगती है कि तुम क्यों रो रहे हो, चोटें मुझे लग गए हैं पर रो तुम रहे हो। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें घर में सबसे अच्छी हो मेरे साथ, वरना तो कोई भी अच्छा नहीं है। तो वो उसे कहती है कि घर में, और वो भी हमारा, नहीं मुझे नहीं लगता कि उस घर में अब मैं वापस जा सकती हूँ। ये सुनते हुए कहने लगता है कि क्या मतलब तुम वापस नहीं जा सकती, कौन होता है तुम्हें रोकने वाला उस घर में वापस जाने से, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर ये उसका हाथ पकड़ के उससे पूछती है कि क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, क्या हर कदम पर मेरे साथ रहोगे। तो वो उसे प्रॉमिस कर लेता है कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और अभी भी सेम उसी तरह ये उसका हाथ पकड़कर बैठा होता है। जैसे इसको होश आता है तो ये उसको अपने सामने देखकर अभी कुछ कहते इससे पहले वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। ये सुनकर वो उसे पूछती है कि तुम ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो, मैं मरी तो नहीं हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, मरने वाली हालत थी, तुम 3 दिन से बेहोश हो और 3 दिन बाद तुम्हें होश आ रहा है। अब 3 दिन का सुनकर वो फौरन से डेट का पूछती और उसे पता लगता है कि उसका टेस्ट गुजर गया है और डेडलाइन भी 2 दिन की पहले की थी। कॉल पर वो पूछ रही होती है, पर आगे से उससे टीचर से यही आंसर मिलता है कि अब हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि आपकी जगह पर वेटिंग लिस्ट से एक बच्चे को भी रख लिया गया है। अभी ये कॉल कट होती है। वैसे इसको कॉल की फ्रेंड्स की तरफ से भी कॉल आ
कहा जाता है कि हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली है, तो क्या तुम उस सेरेमनी में आओगी? तो वह कहती है कि हाँ मैं आऊंगी, और खुद ही रास्ते में जाते हुए अपने लिए बुके ले लेती है, जहाँ पर बच्चों की फैमिलीज उनको हमेशा बुके देती होती है, पर ये अपने लिए खुद ही लेकर जाकर क्लासरूम में बैठ जाती है। जुनसियो भी उसी सेरेमनी में आता तो है, पर वो हर जगह पर बस आजिन को ही ढूंढ रहा होता है। पर जैसे उसकी नजर क्लास की तरफ ऊपर पड़ती है तो उसे विंडो से आजिन नजर आ जाती है, जिससे वो अभी देख ही रहा होता है। वैसे पीछे से जुनसियो की मॉम आ जाती है और आकर कहने लगती है कि सॉरी बेटा, मैं थोड़ी लेट हो गई। ये कहते हुए उसे बुके भी देने लगती है और अपने साथ भी लेकर जा रही होती है, पर इसे बस आजिन का ही ख्याल होता है, इसलिए अपनी मॉम को कार में बिठा कर कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने पीने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आप चले जाओ। ये कहकर वो आजिन के पीछे जाने लगता है। आजिन जो क्लास से आ गई थी और बस अपना जा रही होती, तो ये भी चुप करके बस उसके पीछे चलता जा रहा होता है। वो जहाँ जा रही होती है बस उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, कहीं पर भी उसको आवाज देकर रोकता नहीं है। वैसे आजिन की नजर एक चोर पर पड़ती और चोर के पीछे भागने वाले पर्सन पर पड़ती है, जो पाकर चोर को पकड़ लेता है। जिस तरह उसने चोर को पकड़ा तो उसकी पर्सनैलिटी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ देख के बस उसे देखे जा रही थी, जबकि हमें फिर से जायो दिखाया जाता है जो जेल में होता है, और अभी तक वो कार्टून सा बना रहा होता है, वो भी किसी और का नहीं बल्कि आजिन का होता है। और जो भी आसपास लोग बैठे हुए थे वो सब इसको लेकर बात कर रहे होते हैं कि इसने तो अपने ही बाप को मार दिया, पर उसे किसी की कोई बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। और यहाँ आजिन के पास पुलिस पहुंच जाती है और उस चोर को पकड़कर वहाँ से ले जाया जाता है। जैसे वो लोग चोर को पकड़ कर ले जाते हैं और जिसने उसको पकड़ा हुआ था चुईजियोंग, वो लेडी का बैग पकड़कर उसे वापस कर देता है और वो उसे थैंक्स कह रही होती है। अब ये करके वो तो वहाँ से चला जाता है, पर आजिन उस पर्सन के पास बैठ जाती है और उसे हंस हंस कर बातें कर रही होती है, और ये भी दूर बैठकर उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल कर बैठा होता है जो बेसबॉल प्लेयर होता है। अब ये बात करने के बाद इसके पास वापस आकर बैठ जाती और खुश होकर बताने लगती है कि उसको यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब मिल चुकी है, क्योंकि वो उसी के कैफे में आकर बैठी हुई थी जॉब लेने के लिए। पर इसे ये नहीं समझ आ रहा होता कि अब ये इनका मिलना बाय चांस था या क्या होने वाला है आगे, क्योंकि आजिन कभी भी किसी के साथ बेवजह दोस्ती नहीं करती, बल्कि उसे कोई ना कोई वजह निकालनी होती, इसी वजह से उससे दोस्ती करती है। पर ये उसको अपनी जगह देने लगता और बताता है कि तुम वहाँ पर जाकर रह लो, बट वो उसकी जगह लेने से मना कर देती है कि नहीं, मैं वो नहीं लूंगी, बल्कि अपनी जगह पर रहूंगी जहाँ पर मैं रहती हूँ। पर वो उसे कहता है कि तुम्हारा डैड फिर से वापस आएगा तुमसे पैसे मांगने के लिए, उन्हें पता लग चुका है कि तुम कहाँ पर रहती हो। पर वो कहती है कि नहीं, मुझे इस चीज की परवाह नहीं, अगर आते हैं तो आ जाए, मैंने अब सोच लिया कि मैं अब अपने डैड को पैसे दिया करूंगी, अब मैं उनके लिए अच्छी बेटी बनूंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब ये घर पर जाता और घर से जाने का सोच लेता, उसकी मामू से रोकने लगती है कि प्लीज घर छोड़कर मत जाओ। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। तो उसकी माम कहती है कि तुम ये सब आजिन की वजह से कर रहे हो ना? तो कहते हैं कि हाँ, आप भी तो उसके लिए अब्यूजर ही साबित हुई थी ना, जब उसके डैड जेल में चले गए तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे अब्यूज करने की। ये कहकर अपनी माम को छोड़कर जा रहा होता है, पर उसकी माम उसे बस रोकती रह जाती और वो रुकता नहीं है। अब सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। जुनसियो जो टीचिंग की जॉब कर रहा होता है वहीं पास में, और ऊपर से अपनी क्लास से खड़े होकर आजिन के कैफे को देख रहा होता है, आजिन को काम करते हुए देख रहा होता है। वहीं उसकी क्लास के स्टूडेंट्स आजिन को देखकर कह रहे होते हैं कि कितनी प्यारी लड़की है, हर किसी को ये लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। यहाँ तक कि उसके कैफे में खाने के लिए भी चले जाते हैं, उन्हें जैसे सर्व करने के लिए आती है। तो एक दोस्त जैसे आजिन बहुत ही पसंद आई थी, दूसरा उसके लिए पूछने लगता है कि क्या आप सिंगल हो? तो कहती है कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। अब ये सुनकर भी वो लोग रुकते नहीं, बल्कि कहते हैं कि इस लड़के को देख लो, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, ये उससे ज्यादा गुड लुकिंग होगा। ये भी एक्शन मार के दिखाने लगता है, पर वो इसको देखते हैं, कहते हैं कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड ज्यादा प्यारा है। ये कहकर वहाँ से दूसरे वाले के पास आ जाती है। दूसरे वाला इसे बताने लगता है कि यहाँ पर बस लड़के ही आते हैं, वो भी तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारी पिक बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है और किस किस एंगल से तुम्हारी पिक बनाई जाती है। ये कहते हुए उसकी पिक्स भी दिखाने लगता है, पर इसे अपनी पिक्स देखकर अच्छा लग रहा होता है, बल्कि इसे फील ही नहीं हो रहा होता कि उसकी पिक्स इंटरनेट पर जा रही है और बहुत से लोग उसको लेकर कमेंट कर रहे हैं। वो तो ये कहकर इस बात को इग्नोर कर देती है कि अच्छी बात है, हमारा कैफे इसकी वजह से ऊपर जा रहा है। अब उसकी ये वाली पिक्स उसी एंटरटेनमेंट कंपनी के ऑनर के पास भी पहुंच जाती और वो देखकर फौरन से उस लड़की से पूछे लगते हैं जो उस टाइम पर उसके साथ थी, इससे बात करने के लिए, और पूछे लगते हैं कि क्या तुम पहचान रही हो कि ये कौन है? तो कहते हैं कि हाँ, इससे तो हम बात करने के लिए गए थे ना, पर इसने तो हमारी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। हमें तो लगा था कि ये किसी एजेंसी के साथ है, पर ये तो किसी कैफे में जॉब कर रही है। आजिन जो अपनी पिक्स को तो देख रही होती है, कमेंट्स को भी रीड कर रही होती, तभी उसकी नजर चुईजियोंग पर पड़ती है और देखकर पूछे लगते हैं कि ये हमेशा बास्केटबॉल के मैचेस क्यों देखते रहते हैं। तो उसका कोलीग उसे बताने लगता है कि इनके फ्रेंड ने इन्हें धोखा दिया और गिरा दिया वहाँ पर, उनकी वजह से इनका करियर भी तबाह हो गया, पर फिर भी अपने फ्रेंड को बुरा नहीं कहते बल्कि अच्छा ही कहते हैं। उसकी ये सब बातें सुनकर वो कहने लगते हैं कि अगर कभी मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं कभी भी बेसबॉल का मैच उस दिन के बाद से ना देखती। अब ऐसे चुईजियोंग के लिए एक पर्सन आ जाता है जो इन लोगों को भी हेलो हाई करने के बाद उसके पास डायरेक्ट चला जाता है। ये देखकर आजिन पूछने लगते हैं कि ये कौन था? तो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि बॉस न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, लगता है वो अपने करियर का स्टार्ट कर लेगा। आजिन तो आज बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जुनसियो को भी सारी बात बता रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि अपनी लाइफ के इस टाइम पर मुझे एक ऐसा पर्सन मिल जाएगा जिसकी हेल्प लेकर मैं अपनी लाइफ को ठीक कर सकती हूँ। तो वो उसे कहने लगता है कि ऊपर से आपके लिए गार्डियन स्पिरिट भी होता है, क्या पता वो तुम्हारे लिए तुम्हारा गार्डियन हो। तो वो इसकी बात से कहते हैं कि मुझे इन बातों पर यकीन तो नहीं है, पर अगर तुम कहते हो तो फिर ऐसा ही होगा। वो काफी खुश होकर इसे देख रही होती है। अब जुनसियो को नहीं पता होता कि वो क्या करने वाली है। और इधर चुईजियोंग दिखाया जाता है जिसको एक स्ट्राइकर की कॉल आती है और वो उससे लड़की के
बारे में पूछने लगता है कि क्या कैफे में अभी भी वो लड़की काम कर रही है, क्या मुझे उसका नंबर मिल सकता है। ये सुनकर चुई जंग कहने लगता है कि तुम हो कौन, पहले तो ये बताओ, फिर ही मैं उसका नंबर दूंगा। पर वो उसकी कॉल कट कर देता है। पीछे से उसका एम्प्लॉय आकर पूछने लगता है कि क्या हुआ, किसकी कॉल आई थी। तो वो कहने लगता है कि वही उसके फैंस जो हमेशा उसका नंबर मांगते रहते हैं और फिर सबसे पहले उसे देखने के लिए जाता और उसे कहता है कि ये मैं खुद बारी फेंक लूंगा, तुम चली जाओ। पर वो कहती है कि नहीं, मैं फेंक भी लूंगी और मैं चली भी जाऊंगी। ये कहकर वो अपने बॉस को काम नहीं करने देती। अब वही वाला स्ट्राइकर इनकी शॉप में भी आ जाता और आकर उसी के बारे में पूछने लगता है। अब उसको इस तरह आज इनके बारे में पूछते देखकर वो फौरन से कह देता है कि शॉप तो क्लोज हो चुकी है। तो कहता है कि बाहर तो ओपन लिखा हुआ था, क्लोज तो नहीं लिखा। पर फिर भी वो शॉप क्लोज का कहकर उसे बाहर निकाल कर लॉक लगा देता है। और इधर आजन दिखा जाता है जिसके ग्रैंडपा ने उसे बुलाया था और ग्रैंडपा से कहने लगते हैं कि तुम ये मत समझना कि मेरे मरने के बाद तुम्हें कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे, तुम तो एक चूंटी भी नहीं अपने बाप की तरह मार सकते। तो वो कहते हैं कि हाँ, हर क्रिएचर यहाँ पर कुछ न कुछ करने के लिए पैदा हुई है, तो मैं क्यों मारता फिरूं। और जब हंस रहा होता है तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम अब हंस क्यों रहे हो। तो कहने लगते हैं कि मुझे अच्छा लगा सुनकर कि आपने मुझे मेरे डैड जैसा समझा। तो कहते हैं कि हाँ, तो क्यों नहीं समझूंगा, आखिर तुम्हारे डैड के बाद तुम ही तो हो। पर इसी बात से उसके दिल में बहुत सी बातें आती है बट कुछ भी नहीं कह पाता। जबकि आज दिखाई जाती है जो बस से स्टॉप पर आकर उतरती है और उसके पीछे वही वाला उसका स्ट्राइकर उसका पीछा कर रहा होता है। पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो सुनसान सी गली से गुजरने लगती है तो उस पर अटैक कर देता है। जबकि इधर जुनसे दिखाया जाता है जो इसी तरफ आ रहा होता है और बार बार आज उनको कॉल कर रहा होता है पर कॉल वो अटेंड नहीं करी होती। वैसे उसका एक तरफ से उसका मोबाइल नजर आता है, वहीं पर उसका बैग गिरा हुआ भी फौरन से उस तरफ भाग कर जाता है और वहीं से एक साइड से जब शोर आता है तो देखता है कि आज उस पर्सन को एक पत्थर से मारी जा रही होती है। और जब मारना उसका हाथ से ज्यादा हो रहा होता है तो जुनसे उसे रोकता है और कहता है कि वो मर जाएगा। ये उस पर गुस्सा निकालने लगती है कि तुम थोड़ा और लेट आ जाते, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें आना चाहिए था। वो फौरन से उसे देखने लग जाता और पूछने लगता है कि डॉक्टर के पास तो नहीं तुमने जाना, ठीक तो हो ना। वो उससे पूछती है कि तुम मेरे लिए कहाँ तक जा सकते हो, किस हद तक गुजर सकते हो। उसकी बात से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि बस मार नहीं सकता, बाकी हर हद तक जा सकता हूँ। ये बात सुनकर वो कह लगती है कि मैंने पहले एक्सपेक्ट किया हुआ था, तुम इस हद तक तो जा ही नहीं सकते हो। ये कहकर जाने लगती है पर वापस से मुड़कर से कहती है कि तुम किसी को मार नहीं सकते, बस मेरे लिए किसी भी आदमी को अगर मार सकते होते तो सबसे पहले तुम्हें मैं अपने ही डैड को मारने का बोलती। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसको देखने के बाद ये इसके पास आता और वो उससे माफी मांग रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि प्लीज किसी को बुलवा दो। मुझसे कहते हैं कि आज के बाद तुम कभी भी इस लड़के के आसपास भी मत नजर आना। तो वो उससे प्रॉमिस कर लेता और ये उसके लिए एम्बुलेंस बुला लेता है और फिर आकर आजिन की बातों के बारे में सोचने लगता है। जबकि आजिन जो अपने घर पर आती है तो उसके डैड पहले से आए होते हैं और इसको मैसेज करके पूछते हैं कि क्या तुमने फ्लावर पॉट के नीचे पैसे रखे थे, क्योंकि उन्हें वो पैसे मिल चुके थे। अब ये अपने डैड का कोई आंसर नहीं देती बल्कि ऊपर भी नहीं जाती। वैसे उसके डैड को कॉल आती है और उसके डैड इसका सौदा ही किसी के साथ कॉल पर कर रहे होते हैं। ये सारी बातें उनकी सुनी होती है। पीछे से जाकर इससे पहले उसके डैड उसे पकड़ लेते और कहने लगते हैं कि तुम मुझे यहाँ से धक्का देने वाली थी। उसका बहुत ही ज्यादा जोर से गला दोबारा होता है, यहाँ तक कि उसका हाथ पे छूट रहा होता है जैसे वो नीचे गिरने वाली थी। फिर वो ऊपर ही लाकर उसको वहीं पर फेंक देता और वहाँ से खुद जाने लगता है। अभी अपने डैड के जाने के बाद बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह हंस रही होती है और जुनसियो भी जो ऊपर आ रहा होता है इसके डैड को जाते हुए देख रहा होता है। और जैसे ही वो चला जाता है तो ये ऊपर आज इनके पास आकर पूछने लगता है कि उन्होंने क्या तुम्हें मारा। तो वह कहती है कि नहीं, पर फिर भी वो उसकी गर्दन पर चोट देख लेता है। ये उसे कहने लगती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे कितना हर्ट करते हैं, बस मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम हर्ट हो। ये भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई कितना हर्ट करता है, बस मैं चाहती हूँ कि कुछ भी मेरी वजह से ना हो। ये अपने साथ लगाकर आजिन को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगता है। अब आजिन नेक्स्ट डे काम पर जाती है तो बैंडेज उसने अपने चोट के ऊपर लगाई हुई थी। ये देखकर चुईजियोंग पहले तो उसे देख रहा होता, फिर उसे पूछने लगता है कि ये तुम्हें कैसे हुआ, चुप करके मुझे बता दो, मैं तुम्हारी फैमिली की तरह तो मुझे कुछ भी बता सकती हो। पर वो नहीं बता रही होती तो उसे पूछता है कि तुम अकेली तो नहीं हो, तुम्हारा फ्रेंड जुनसियो भी होता है और तुम्हारे डैड भी तो हैं। तो वो बताती है कि डैड यहाँ पर नहीं होते बल्कि दूर सिटी में होते हैं, इसलिए वो आ जाया करते हैं मेरे पास। अब उसकी बात सुनकर वो कहता है कि चलो मैं रिलैक्स हो गया हूँ, तुम्हारे डैड तुम्हारे पास होते हैं। पर उसे क्या पता था कि उसके डैड किस तरह के इंसान है। जबकि आज इनके डैड दिखाए जाते जो वो लड़कियों के वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर जो कैमरा छुपाया हुआ था उस कैमरे को लेकर बारी जगह पर रख देता है, वहाँ से पैसे उठा लेता और उसके जाते ही वहाँ से एक पर्सन कैमरा भी उठा कर ले जाता और इस सारे सीन की वीडियो जुनसियो दूर से बना रहा होता है। और वो साथ ही साथ अपनी बेटी आजिन के लिए कॉल पर किसी से बात कर रहा होता, उसे एक्ट्रेस बनाने का सोचा जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी बहुत ही प्यारी और उसे बहुत पैसा कमा कर दे सकती है। वो बात करते हुए वैसे ही उसकी नजर जुनसियो पर पड़ जाती है तो वो वहाँ से भागने लगता है। जुनसियो उसके पीछे लगकर उसे आगे से जाकर पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा उसे मार रहा होता है। वो भी किसी से कम नहीं होता, वो भी जुनसियो को मार रहा था, पर जुनसियो उसे इतना मारता है कि जैसे बस वो मरने वाला था। पर जैसे साइड से एक चीज पकड़कर उसे मारने वाला होता है पर उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो किसी को मार नहीं सकता था, बाकी जो कुछ मर्जी कर ले, इसलिए नहीं मार पाता। तो उस पत्थर को भी साइड में फेंक देता है और दूर से ये सब कुछ आजिन देख रही होती है और ये भी आजिन को देख रहा होता है। और वैसे पुलिस आती है और इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आई थी। अब दोनों बैठे होते हैं पर वहाँ पर वो बताने लगता है कि ये अपनी बेटी को बहुत मारता है, ये इसको स्टॉक करता है। ये सारी बातें वो जब कर रहा होता है पर आजिन उसका साथ नहीं देती। उसे तो लगता है कि आजिन उसका साथ देगी, पर आजिन को पता था कि अगर उसने उसका साथ दिया तो उसके डैड उसे बहुत मारेंगे, इसलिए यहाँ पर वो अपने डैड का साथ देती और ये बताने लगता है कि मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड
रिकॉर्डिंग्स है, प्रूफ है। वो पुलिस वाले ही उसको उसका मोबाइल देती है। अब ये मोबाइल को देखने लग जाता है कि इनके पास मोबाइल कहाँ से आया, तो पता लगता है कि आजी ने ही वहाँ पर गिरा हुआ ये मोबाइल देखा था और पुलिस लेडी को जाकर दे दिया था। पर जुनसे वहीं पर रुक जाता और उन्हें कुछ भी नहीं दिखाता और ये भी अपने डैड के साथ वहाँ से जाने लगते। उसके डैड उस पर काफी प्राउड फील कर रहे होते हैं और उसे यहीं पर छोड़कर वहाँ से चले गए थे। और ये वापिस आकर डिटेक्टिव से बात करने लगती है। डिटेक्टिव से पूछती है कि क्या मैं जुनसे उसे एक बार मिल सकती हूँ, पर डिटेक्टिव मना कर देता है कि नहीं, हम नहीं मिलने दे सकते। तो वह कहती है कि आप ये बात भी याद रखें कि वो मेरे डैड को मारने से पहले हम सिबलिंग भी रह चुके हैं, तो मुझे मिलने का हक होना चाहिए। अब उसकी ये बात सुनकर वो जुनसे उसे मिलने दे देता है। उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो उसे कहती है कि तुम जो चीज कर नहीं सकते हो वो करना क्यों चाहते हो। मुझे पता है कि तुम उसको मारना तो चाहते थे पर मार नहीं सकते थे, इसलिए मारा नहीं। तुम अगर हेजिटेट ना करते तो तुमने आज उन्हें मार लेना था। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और वो सिर्फ आजिन को आवाजें देता रह जाता है। अब घर जाकर सबसे पहले अपनी चोट पर बैंडेज लगा लेती है और उसे सब याद आ रहा होता है कि किस तरह जो जियोंग उसको हमेशा बैंडेज लगे देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। और अभी भी उसे यकीन था कि उसे पूछा जाएगा। जैसे वो नेक्स्ट काम के लिए जाती है तो उससे सच में पूछा जाता है, पर फिर से वो उससे झूठ बोल देती है कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। तो वो उसको देख के कहने लगता है कि क्या सच में तुम सीढ़ियों से गिरी थी, मुझे ये सीढ़ियों से गिरने वाली चोट नहीं लग रही। अब ये मासूम सा फेस बनाकर बताती है कि कुछ स्ट्राइकर्स पीछे मेरे पड़ गए हैं जिसकी वजह से मुझे चोटें लग जाती, उनसे खुद को बचाते बचाते। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझे कब मार के चला जाए, क्या मेरे साथ हो जाए। ये सब बातें चुई जियोंग को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती है। यहाँ तक कि चुई जियोंग उसे ये भी बोल देता है कि अब से मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए जाया करूंगा, पर वो मना करती है कि नहीं, आपको मेरे लिए इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मैं ही तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊंगा। ये कहकर उसको अपनी कार से छोड़ने के लिए जा रहा होता है। अब ये बातों बातों में उससे पूछ रही होती है कि अगर आप कुछ किसी के लिए कर दो तो क्या आपको रिग्रेट फील होता है। तो वह कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी की वजह से हर्ट भी हुआ हूं तो वो मेरे ही काम का नतीजा होगा। अब उसकी बातों को सुनकर सोचने लगती है कि तुम्हारी तरह ही एक अडल्ट मुझे चाहिए था जिसकी मुझे अभी इस टाइम बहुत जरूरत है। वो तो ऊपर आकर इसका घर भी देख कर जाता है, पर इसके घर को देखते हुए कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो। तो वो बताती है कि हाँ, मैं अकेली रहती हूँ, पर ये जगह उसे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही होती क्योंकि ये बिल्कुल आसपास से खुली थी। तो कहने लगता है कि फिर तो यहाँ पर कोई भी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। तो कहने लगती है कि थैंक्स, आप मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं, पर मैं यहाँ पर रह लूंगी, कोई बात नहीं। ये कहकर जैसे चाहती है तो एक बॉक्स पड़ा देखकर उसे ओपन करती है। उसमें अंदर एक मरा हुआ चूहा होता है जिसे देखकर डर जाती है। तो ये भी फौरन से आकर देखता है कि इसके अंदर क्या है। तो उसके साथ एक नोट भी होता है कि अभी तो ये है, पर इसके बाद तुम्हारा नाम है, नेक्स्ट टारगेट तुम मेरी होने वाली हो। अब ऐसे वहाँ पर वही स्ट्राइकर भी होता है जो वहाँ से भागने लगता है। तो ये उसे देखते फौरन से उसके पीछे लग जाता है। वो तो उसके पीछे लग ही गया था, पर यहाँ पर आज इनको उसके रखे गए माउस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो डरती भी नहीं थी, यहाँ पर तो उसे सिर्फ डरने का नाटक किया था। और ये तो बड़े मजे से ऊपर खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं कि वो किस तरह इसके हाथों से बचकर भाग गया है। और जब वो ऊपर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के वापस आता तो इसे बाहर देखकर पूछने लगता है कि अभी तक तुम बाहर क्यों, मैंने तुम्हें बोला था ना कि अंदर जाकर खुद को बंद कर लो। तो वो कहने लगती है कि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी तो मैं कैसे खुद को अंदर बंद कर लेती। उसे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी उसे पकड़ा आप घर चले जाओ। तो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम यहाँ पर कैसे रहोगी, तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसे कहती है कि मैंने पहले से ही अपनी फ्रेंड को कॉल कर ली थी, तो आप बेफिक्र होकर घर जा सकते हो, मेरी फिक्र मत करें। अब उसकी बात सुनकर रिलैक्स होकर घर जाने लगता है, पर घर जाने से पहले कार की डिक्की ओपन करके उसमें से अपने रखे हुए बेसबॉल को देखने लगता है। इधर आजिन जो हैंड वॉश करके जैसे मोबाइल पकड़ते तो उस पर चुई जियोंग का मैसेज आया होता है कि मैंने अपना बेड तुम्हारे डोर के बाहर छोड़ दिया है, खुद को बचा लेना अगर पॉसिबल हो तो। अब ऐसे आजिन कन्वीनियंस स्टोर में दिखाई जाते और उसका जो कलीग होता है वो उसको कन्वीनियंस स्टोर में देखकर रुक जाता है, पर उसके पीछे उसी वाले स्ट्राइकर को देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। वो अपने दोस्तों के साथ भी नहीं जा रहा होता बल्कि बस उसे देखे जा रहा था। उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि हमारे साथ चलो ना, और धक्के से उसको अपने साथ ले ही जाते हैं। अब ये घर आते ही घर पे आकर सब चीजें फैला देते हैं, यहाँ तक कि अपना मिरर भी तोड़ देती है। सब कुछ अपने ऐसे फैला कर रख देती है जैसे वहाँ पर कुछ हुआ हो, और साथ में अपने डैड को मैसेज कर देती है कि आप 8 बजे मुझसे पैसे लेने के लिए आ जाना। ये देखते ही उसके डैड तो खुश हो जाते हैं, और जैसे वो कैफे पे आती है तो वहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आई हुई है। ये थोड़ी शौक होती है कि मुझसे मिलने के लिए कौन आ सकती है, और फिर बैठी हुई पर्सन कोई और नहीं होती बल्कि इंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ होती है, जो फिर से एक्ट्रेस का प्रपोजल इसके लिए लेकर आती है। पर अभी भी वो उसे मना कर देती है कि मैं नहीं कर सकती। तो वह कहती है कि क्या तुमने हमारे बारे में सोचा नहीं था जब हम तुम्हारे पास पहले भी अपना ये प्रपोजल लेकर आए थे। तो वह कहती है कि मैं तो आपके बारे में सोचती रही थी पर अभी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कुछ फैमिली इश्यूज है। तो वह कहती है कि आप हमें बता सकती हो कि क्या फैमिली इशू है। तो कहती है कि नहीं, मैं बता नहीं सकती, पर कुछ टाइम में वो सॉल्व हो जाएंगे तो फिर मैं आपके बारे में सोचूंगी। तो वो इस बात पर चुप करके वहाँ से चली जाती है कि तुम्हारा जब दिल हो हमें बता देना। सब उसके लिए खुश हो रहे होते हैं कि तुम एक एक्ट्रेस बन जाओगी, तुम्हारा क्या ऑटोग्राफ ले लें। पर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैंने उन्हें मना कर दिया है। ये कहने लगता है कि चलो जुनसो की गर्लफ्रेंड तो फिर सुपरस्टार बनने वाली है, उसी तो तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। तो वो उसकी बात से कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ये कहकर वहाँ से अपना काम करने के लिए चली जाती है। चुई जियोंग जब इसके पास आता है तो ये उसे बताने लगती है कि मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए अपनी फ्रेंड के घर रुकने के लिए चली गई थी। पर जब मैं सुबह में वापस आई तो मैंने घर की हालत देखी जो बिल्कुल बिखरी हुई थी। मुझे लगता है कि वो रात में भी मेरे घर पर आया था। उसकी ये बात सुनकर वो उसे पूछने लगता है कि क्या जुनसियों को इस बात का पता है। तो वो बताते है
कि नहीं जुनसी किसी काम की वजह से यहाँ से गया हुआ है और मैं उसको ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। तो वो उससे कहता है कि आज रात तुम कहाँ पर रुकोगी? तो वह कहती है कि अपने घर पर ही रुकूंगी, पर वो उसके लिए परेशान हो रहा होता है, इसलिए कहता है कि तुम मेरे स्टूडियो चली जाना और मैं अपने पेरेंट्स के घर पर चला जाऊंगा। तो वह कहती है कि आपकी भी मीटिंग होने वाली थी ना, तो आप वो मीटिंग कहाँ करोगे? तो वह कहते हैं कि मैं अपने स्टूडियो में पहले मीटिंग कर लूंगा और फिर अपने पेरेंट्स के घर पर चला जाऊंगा। वो इस चीज के लिए उसे बहुत थैंक्स कह रही होती है, पर बार बार मना भी कर रही थी कि प्लीज ऐसा मत करें, आप मेरे लिए खुद को ना परेशान करें, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता। अब वैसे ही जाने के टाइम तक बारिश स्टार्ट हो जाती है। इसी बारिश के चलते हुए एक एम्प्लॉय जो वो उसको बताने लगता है कि कल मैंने ट्रकर को खुद अपनी आंखों से आज इनका पीछे करते हुए देखा था। ये सुनकर वो पूछे लगता है कि कहाँ पर देखा था? तो वो बताते हैं कि कन्वीनियंस स्टोर में। ये बात अंदर से आज इन भी सुन रही होती है और वैसे अपने हाथ पर कुछ लगवा लेते और जैसे चीख मारते हो तो ये दोनों भागकर उसके पास अंदर जाते हैं, जहाँ पर गलती से उसने हाथ पर अपने नाइफ मार ली थी। अब चुई जियोंग तो वहाँ से चला जाता है, पीछे से वही लड़का रह जाता है जिसके बारे में अभी कुछ और पता था। इससे पहले वो उसे याद करवाती है कि तुमने तो मेमोरियल सर्विस पर नहीं जाना था, वहाँ पर जाओ ना। वैसे उसे याद आता है तो वो वहाँ के लिए निकल जाता है, जबकि आज इनके डैड दिखाए जाते हैं जो उसके घर पर आते हैं और हर चीज बिखरी हुई देखकर थोड़ा अजीब तो उसे लगता है, पर फिर भी देखने लगता है कि वो आखिर पैसे कहाँ पर रख कर गई होगी। जबकि राजिन दिखाई जाती है जिसको चुई जियोंग टैक्सी पे बिठा देता है कि तुम मेरे स्टूडियो पर जाओ, और वो भी थैंक्स कहते हुए स्टूडियो की तरफ जाने लगती है, पर आगे जाकर टैक्सी वाले को सब बोल देती है कि मुझे इस तरफ जाना है और इसका भी मैसेज करके कहती है कि मेरा कुछ सामान रह गया इसलिए मैं घर जा रही हूँ। अब ये देखने के बाद तो इसे आजिन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे परेशानी होती है उसकी। जबकि इधर आजिन दिखाई जाती है जो घर पहुँचती है तो उसके पहले ही उसके डैड आकर बैठे हुए थे और पूछने लगते हैं कि तुमने मुझे 8 बजे को आने को बोला था तो इस टाइम क्यों आई? मैं क्या तुम्हारे लिए यहाँ पर वेट करने के लिए बैठा हुआ हूँ? तो ये अपने डैड की तरफ आते हुए कहती है कि मैंने भी इस टाइम का बहुत वेट किया, मैं आपको पैसे देती हूँ। ये कहते हुए अपने बैग से एक कैप निकाल कर उन्हें देने लगती है और कहती है कि अगर आप इसे पहन लेते हैं तो फिर मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम मुझे डैड कह रही हो? सीरियसली? उन्हें तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था इसका डैड कहना, पर जिस तरह वो अपने डैड से बार बार कह रही होती है कि प्लीज मेरी विश पूरी कर देना। बच्चे अपने मॉम डैड को इसी तरह चीजें देते हैं और वो उनकी चीजों को खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। अब उसकी ये बात सुनकर वो उसकी कैप को पकड़ तो लेता है पर पहन नहीं रहा होता, तो ये जल्दी से पकड़ कर खुद उन्हें कैप पहना देती है और देखते हुए कहने लगती है कि डैड आप तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। कहते हुए उन्हें हक भी कर लेती है, तो ये भी अपनी बेटी को प्यार करने लगता है और स्माइल भी कर रहा था क्योंकि उन्हें ये सब कुछ काफी अच्छा लग रहा होता है। अब ऐसे वो कहती है कि चले मैं आपको आपके पैसे देती हूँ। ये कहकर बैग लेकर उनके सामने कर देती है। वो तो खुश हो जाते हैं कि इतना बड़ा पैसों वाला बैग होगा, पर बैग ओपन करने पर पता लगता है कि उसके अंदर तो सिर्फ पेपर्स ही पेपर्स होते हैं, जिन्हें देखकर तो उसके डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये तो इन पेपर्स को देखकर हंस ही रहा होता है, वो भी पागलों की तरह अपने डैड के साथ हंस रही होती है। ये अपने डैड के बिल्कुल पास आकर क्लोज में आकर कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप मुझसे पैसे लेकर चले जाएंगे और मैं आपको इतना इजीली पैसे दे दूंगी? ये कहते हुए उसको पकड़ लेते हुए कहने लगते हैं कि असल में तो मुझे आज आपकी जरूरत थी इसलिए तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया था। अब ये फुल गुस्से में उसके बालों से उसे पकड़ लेता है और ये भी मौका मिलते ही मोबाइल पर चुई जियोंग को कॉल कर देती है और मोबाइल साइड में कैबिनेट में फेंक देती है। जैसे उसका कॉल रिसीव होती है तो ये कॉल को अटेंड करता है और आवाजें दे रहा होता है, पर आगे से कोई भी आवाज नहीं आ रही होती बल्कि बस चीखने और चिल्लाने की आ रही होती है। अब इसे फौरन से यही होता है कि मुझे उसके घर की तरफ जाना चाहिए। जबकि इधर जुनसियो दिखाया जाता है जो बार बार उसे कॉल कर रहा होता है पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद, पर वो आगे से कोई कॉल नहीं पिक कर रही होती। इसे परेशानी हो रही होती है कि आखिर वो कहाँ है। दूसरी तरफ चुई जियोंग भी जाते जाते भी उसे कॉल्स पे कॉल कर रहा होता है, पर वो कोई कॉल नहीं पिक कर रही होती। वो यहाँ पर अपनी डैड से मार खा रही होती है और खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी, पर उसके डैड जब इसे अच्छा खासा मारने के बाद जाने लगते हैं तो फिर से उन्हें रोक लेती है क्योंकि उसे पता था कि कैफे से यहाँ तक आने में 10 मिनट लग जाएंगे और वो यही टाइम डैड का यहाँ पर गुजारना चाहती थी कि किसी न किसी तरह 10 मिनट गुजर जाए। जब वो अपने डैड को रोक रही होती तो उसके डैड उसे फिर से मारने लग जाते हैं, पर इसी मार में वो किसी तरह बचकर स्विच के पास जाते और लाइट भी स्विच को खींचने की वजह से ऑफ हो जाती है, जिससे अब यही लगेगा कि ये वही स्ट्राइकर है। अब इसके डैड इसको मारने के बाद इसके फेस को टच करके देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम बिल्कुल लुक्स के वाइस मुझ पर गई हो। और इतने टाइम में चुई जियोंग भी वहाँ पर पहुंच जाता और जैसे इस पर्सन को देखता और इसकी कैप देखता तो फौरन से इसको उसी बैट के साथ मारने लग जाता जो बैट वो इसके लिए यहाँ पर छोड़ कर गया था। तो जैसे दूर गिरता है तो ये जल्दी से आज इनको देखने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो, पर जैसे वो पीछे से उठकर उसे सीजर मारने वाला होता है वैसे ही ये बैट से उसको इतना जोर का मारता है कि वो नीचे गिर जाता और उसके सर से खून निकलने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गया था। उसके जाते ही बाहर आकर पुलिस को कॉल कर देती है और अपने घर का पूरा एड्रेस भी बता दिया था। ऐसे दिखा रही होती है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और हंस रही होती है बस बारिश में खड़े होकर। अब इसके डैड जो अभी तक जिंदा होते हैं ये चीजें से फील हो चुकी थी, इसलिए पहले तो उठती है सीजर लेती और इनके सर से वही वाली कैप उतार कर उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्लश कर देती है। अब सीन पर पुलिस पहुंच चुकी थी, वहाँ पर हर एक चीज की पिक्स बनाई जा रही होती है, हर चीज को कलेक्ट किया जा रहा होता है और ये जो बाहर आकर कार में ही बैठ गया था काफी सहम जाता है क्योंकि आखिर उसने किसी पर्सन का कत्ल कर दिया था, उसके सर से ब्लड आ रहा था। इसी वजह से पुलिस इसको भी कार से लेकर इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है, जहाँ पर इससे रूम में पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और वो बेसबॉल तुम्हारा ही था ना? तो वह कहता है कि हाँ मेरा ही था, पर मैंने तो ये उसके लिए रखा था। पर उसे ये भी बताया जाता है कि ये कोई
स्ट्राइकर नहीं था बल्कि उसका डैड था, तुमने उसके डैड को मार दिया। तो वह कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये स्ट्राइकर ही था, मैंने इसको कैप पहने भी देखा था। अब कैप को सुनकर वो जल्दी से एविडेंस वगैरह को देखने लग जाता है जहाँ पर कोई भी कैप का निशान या कुछ भी नहीं होता। तो वो बताता है कि वहाँ पर तो कोई कैप ही नहीं थी। तो वो बताता है कि नहीं वही स्ट्राइकर वाली कैप थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इसलिए तो मैंने उसे स्ट्राइकर समझ कर मारा। अब उसे वो टाइम याद आता है जब वो वहाँ से मारने के बाद जाने वाला था कि मुझे कॉल करनी चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, इसके सर से खून निकल रहा है चाहे जो भी हो, पर ये इस तरह मरना नहीं चाहिए। बट अर्जुन उसे नहीं जाने दे रही होती बल्कि उसे रोक लेती और कहती है कि प्लीज मत जाना, बल्कि यहाँ से भाग जाओ। तो वो भी वहाँ से भाग जाता है बस इसकी बात मानकर, पर उसे नहीं पता था कि वो इसकी वजह से बहुत बुरे तरीके से फंस जाएगा। अब सारा कत्ल का इल्जाम इसी के ऊपर आ रहा होता है, पर इसने बताया था कि उसने एक ही हिट किया है, बट जो मरने वाले इंसान के ऊपर हिट्स हुई थी वो एक नहीं हुई थी बल्कि बहुत ज्यादा हुई थी। ये बहुत ही ज्यादा रो रहा होता और इधर इसका भी बयान लिया जा रहा होता है कि तुम भी बताओ कि तुमने क्या देखा। तो वो बताते हैं कि मैंने उसको हेल्प के लिए कॉल करके बुलाया था। तो वो कहते हैं कि तुम तो घर पहले पहुंची थी और तुमने कॉल बाद में की थी। तो वो बताती है कि जब मेरे डैड मुझे मार रहे थे तो मैं बेहोश हो गई थी और जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने इसे कॉल की। अब वो उसी बातें कर रहा होता है तभी उसे कॉल आती है जो एजेंसी की तरफ से होती है। अब वो एजेंसी वाले पर्सन का जब नेम सुनती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही नेम है जो चुई जियोंग के लिए आया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, मतलब वो उसको बचा सकता है। इसी वजह से वो उनके बाहर जाते ही अपनी ट्रिप वगैरह उतार देती और उतार कर डोर के पास जाकर उनकी बातों को सुनने लगते हैं, यहाँ तक कि रिकॉर्ड भी करने लगती है, जिससे पता लगता है कि वो लोग सारा इल्जाम इसी पर डालना चाहते थे और चुई जियोंग को जल्दी से जल्दी जेल से निकलवाना चाहते थे। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।